अपने सामने आर्यन को देखकर जैसे ही अनवी कुछ कहने वाली थी, तभी आर्यन ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया और चुप रहने का इशारा करने लगा। फिर आर्यन ने अनवी का हाथ पकड़ा और जल्दी से उसे गाड़ी के पास ले गया। अनवी जैसे ही गाड़ी में बैठी, उसने आर्यन से कहना शुरू कर दिया, मिस्टर आर्यन, आप मेरा पीछा कर रहे थे ना? दिस इज नॉट फेयर। क्या फेयर है और क्या नहीं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आर्यन ने गाड़ी चलाना शुरू कर दी क्योंकि उसे वहां रुकना ठीक नहीं लगा। कुछ दूर जाते ही अनवी उससे पूछने लगी, क्या आप मुझे बताएंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे थे और इस तरह मुझे अचानक कहाँ लेकर जा रहे हैं? नहीं। आर्यन ने अपना जवाब देने के लिए जरा भी टाइम नहीं लिया। ठीक है, गाड़ी रोके, मुझे अभी उतरना है। अनवी भी सीट बेल्ट निकालने लगी। तभी आर्यन ने झट से सीट बेल्ट को पकड़ते हुए अनवी को रोक कर कहा, वैसे मेरी बताने की कोई इच्छा तो नहीं है, पर तुम जानना चाहती हो तो सुनो, मैं तुम्हारा कोई पीछा नहीं कर रहा था। अनवी उसे शक की नजरों से देखने लगी। उसके चेहरे पर कई सवाल नजर आ रहे थे। ये देखकर आर्यन ने उसे बताना शुरू कर दिया, असल में मैंने तुम्हें पेट्रोल पंप पर देख लिया था और तुम बार बार किसी से फोन पर बात कर रही थी और कुछ टेंशन में भी दिख रही थी। फिर मैंने तुम्हें फोन भी किया पर तुम्हारा फोन बिजी जाने लगा, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए आना पड़ा। तो तुम मेरी मदद करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ गए? अनवी ने हैरानी से आर्यन को देखा। हाँ, मैं तुम्हें सेव करने के लिए ही आया था, क्योंकि मुझे पता है अकेले तुम कहीं जाओगी तो कोई तो नई मुसीबत चली आएगी और फिर हेल्प मांगने तुम मुझे ही फोन करोगी। मैंने सोचा कोई बड़ी मुसीबत आने ही क्यों दूं, इसलिए मैं पहले ही आ गया। आर्यन पहले भी अनवी की मदद कर चुका था, इसलिए अनवी के चेहरे और व्यवहार से वो समझ गया कुछ गड़बड़ होने वाली थी और गाड़ी एक तरफ टर्न करते हुए आर्यन ने पूछा, वैसे तुम शहर से बाहर क्या कर रही थी और उस रूम के भीतर कौन था जिसे तुम छिपकर देख रही थी? अनवी तुरंत सोच में पड़ गई। इसे सच नहीं बताया तो ये वहां जाकर भी देख सकता है। आई थिंक मुझे बता देना चाहिए। और अनवी ने आर्यन से कहा, वो दरअसल मैं रिया की दोस्त हूँ, रिया राय सिंह की, और रिया के भाग जाने की खबर मुझे हजम नहीं हुई। मैं ये मान ही नहीं सकती कि रिया किसी के साथ भाग गई, इसीलिए तभी से मैं रिया का सच जानने की कोशिश कर रही हूँ। और मोहिनी ने मुझसे कहा था कि रिया के पापा मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह उत्तरांचल गए हैं किसी गुरुजी के आश्रम में, पर रिया ने जहाँ तक मुझे बताया था उत्तरांचल से उनका कोई लेना देना ही नहीं था। फिर मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर सच क्या है। तो वो क्या मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह थे? अनवी की बातों से आर्यन के मन में ये सवाल दौड़ गया। हाँ, वो मेरे पापा, सॉरी, वो मेरी दोस्त रिया के पापा इंद्रजीत राय सिंह ही हैं, इसीलिए तो मैं उन्हें देखने आई थी। और फिर अनवी हॉस्पिटल वाली भी पूरी बात बताने लगी। इसलिए मैं उस दिन वरुण से छिप रही थी और आज बस जैसे तैसे मैं यहाँ पहुंच गई। पर कितनी अजीब बात है ना, वो मोहिनी के भी तो पापा है, फिर भी उसने झूठ बोला और अपने ही पापा को इस तरह सबसे छिपा कर रखा है। और वो वरुण जो एक समय रिया से सगाई करने वाला था, उसने भी रिया को भुला दिया और मोहिनी से प्यार करने लगा। तो मैंने लगता कि मोहिनी और वरुण सबसे झूठ बोल रहे हैं रिया के भाग जाने के बारे में। आर्यन ने झट से अपने दिल की बात कही, मैं जानता हूँ रिया भाग नहीं सकती, तभी तो मैं भी सच जानने की कोशिश में लगा हूँ। मैंने किसी को भेजा था रिया के माँ पापा से मिलकर पता करने के लिए, पर मेरे आदमियों को घर के भीतर ही नहीं जाने दिया गया। तो तुम भी सच जानना चाहते हो? अनवी ने आर्यन की आंखों में देखकर ये सवाल किया। आर्यन ने जब अनवी की आंखों से आंखें मिलाई तो उसकी नजरें अनवी से हट ही नहीं रही थी और अनवी में ही उसे रिया नजर आ रही थी। तभी अनवी ने सामने एक गाड़ी को देखकर आर्यन को सतर्क किया, आर्यन सामने देखो। आर्यन फिर गाड़ी चलाने पर ध्यान देने लगा और अनवी ने कहा, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आर्यन ने सामने देखते हुए ही जवाब दिया, मुझे भी सच जानना है। अब जब तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही है तो हम मिलकर सच जानने की कोशिश करेंगे, पर हमें सावधान रहना होगा। इस तरह हम अचानक कहीं भी चल पड़े तो मोहिनी और वरुण सतर्क हो जाएंगे और शायद हमें रंगे हाथों पकड़ भी ले और फिर कोई झूठा बहाना बना दे। तुम सही कह रहे हो। अनवी ने कुछ सोचते हुए आर्यन की बात से सहमति जताई। मैं तो हमेशा ही सही होता हूँ, बस तुम्हें समझ बाद में आता है। आर्यन एक हाथ से अपना कॉलर सही करते हुए कहने लगा, तुम सिर्फ आज सही हो, हर बार तो अकड़ू बने रहते हो। अनवी ने भी फट से कमेंट किया, मैं अकड़ू हूँ तो तुम क्या हो? आर्यन को अकड़ू सुनकर बुरा लग रहा था। तुम न सिर्फ कुछ देर ही अच्छे रहते हो और फिर वही खड़ूस आर्यन मलिक बन जाते हो। अनवी ने नाराजगी जताते हुए सच बोल दिया। दूसरी ओर मोहिनी पुराने घर में ही रुक कर सोचने लगी।
ये अनजान शख्स है कौन जो इंद्रजीत राय सिंह की लोकेशन का पता लगाना चाहता था? और वो पता लगाना चाहता था तो फिर यहाँ आया क्यों नहीं? कहीं उसे पहले से तो नहीं पता था मैं इंद्रजीत राय सिंह को हॉस्पिटल से लेकर यहाँ आई हूँ, और वो मुझे शहर से बाहर भेजकर फिर मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा? ये सोचकर मोहिनी जल्दी से बाहर जाने लगी। तभी वरुण ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मोहिनी, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। मैंने अननोन नंबर्स किसके हैं पता लगवाने की कोशिश की थी, पर वो जिसके भी थे वो इंसान हमसे ज्यादा शातिर निकला। उसने शायद सिम कार्ड नष्ट कर दिए और कुछ पता नहीं चल पाया। फिर हम कैसे पता करेंगे? इस अनजान शख्स ने तो नाक में दम कर रखा है। पता नहीं इसकी मुझसे कौन से जन्म की दुश्मनी है जो इस तरह मेरे पीछे ही पड़ गया है। अनजान शख्स को लेकर मोहिनी बहुत परेशान हो चुकी थी। हर बार उसे मैसेज या कॉल आता, पर अनजान शख्स कभी उसके सामने ही नहीं आता। मोहिनी ने फिर तुरंत ऑफिस में फोन लगाकर पता किया कि वहाँ सब ठीक तो था ना, और फिर घर पर फोन करके पता करने लगी। घर और ऑफिस में कोई गड़बड़ नहीं हुई। ये सुनकर मोहिनी की टेंशन कुछ कम हो गई, पर उसे यहाँ बुलाने का कारण वो समझ नहीं पाई। मोहिनी कुछ देर तक सोच विचार करने लगी और फिर उसने वरुण से ही पूछ लिया, वरुण, तुम्हें क्या लगता है कोई हमें यहाँ आने के लिए क्यों कहेगा? ऑब्वियसली मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह का पता लगाने। वरुण ने ऐसे जवाब दिया जैसे वो अनजान शख्स के मकसद को जान गया था। अगर ऐसा है तो वो शख्स जरूर यहाँ आया होगा, या फिर आ सकता है हमें सिक्योरिटी टाइट करवानी होगी ताकि वो शख्स जो कोई भी हो वो इंद्रजीत राय सिंह से मिल ना पाए। मोहिनी सिर्फ लोगों के सामने इंद्रजीत राय सिंह को पापा कहती थी, पर बाकी समय वो उन्हें नाम से ही बुलाती थी। उसने अपने पापा को कभी पापा माना ही नहीं था, इसलिए उसे पापा को तकलीफ देने में भी मजा आ रहा था। मोहिनी ने फिर काम पर रखे सभी लोगों से कहा, ध्यान रहे कोई परिंदा भी पर न मार सके। अगर मेरी गैर मौजूदगी में बाहर का कोई भी शख्स यहाँ आया तो तुम सबको मैं काम से निकाल दूंगी। जी मैडम, हम पूरा ध्यान रखने की कोशिश करेंगे। एक आदमी ने सिर झुकाकर कहा, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे। अगर मुझे पता चला यहाँ कोई एक सेकंड के लिए भी आया तो तुम सबकी खैर नहीं। मोहिनी उन सबको वार्न करके वहां से निकल गई और वरुण भी उसके पीछे पीछे ही था। रास्ते में मोहिनी को कुछ सूझा और वो फिर अपने ऑफिस पहुंच गई। मोहिनी जैसे ही अपने केबिन में गई, 2 मिनट बाद नंदिनी वहां आई। मोहिनी ने सेक्रेटरी नंदिनी को सामने बैठने के लिए इशारा किया। ये देख नंदिनी पूछने लगी, मैम आप मुझे बैठो भी। मोहिनी ने बैठने के लिए कहा और नंदिनी कुछ हिचकिचाते हुए बैठ गई। वैसे तो मोहिनी के सामने नंदिनी को हमेशा खड़े रहना पड़ता, पर आज बैठने को कहा, इस बात से नंदिनी को हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। फिर मोहिनी एक्टिंग करते हुए कहने लगी, नंदिनी, मैं अभी बहुत टेंशन में हूँ। वो मिस्टर बंसल के साथ 5 करोड़ की जो डील हुई थी वो अब डील कैंसिल करना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने शाम में ऑफिस बुलाया है। पर अचानक क्यों? नंदिनी ने हकलाते हुए पूछ लिया। वो तो उन्होंने बताया नहीं, पर ये डील कैंसिल हुई तो हमें एक और नुकसान उठाना पड़ेगा। नंदिनी, तुम कोई हेल्प कर सकती हो या किसी से इस डील को लेकर हेल्प मांग सकती हो? वैसे भी सारी फाइल्स और डिटेल्स तो तुम्हें ही मुझसे ज्यादा पता है ना, तो क्या तुम कुछ कर सकती हो? मोहिनी चाहती थी नंदिनी सीधे अनवी मेहरा से हेल्प मांगे ताकि सेक्रेटरी नंदिनी अनवी से मिली हुई है ये पता चल जाए। नंदिनी बस परेशान होने के अलावा फिलहाल कुछ नहीं कर सकती थी। मोहिनी ने कहा, नंदिनी तुम अब जा सकती हो और अगर कुछ सूझा तो तुरंत मुझे आकर बताना। नंदिनी सिर हिलाकर झट से सीट से उठी और केबिन से बाहर चली गई। फिर उसे हेल्प के लिए बस एक नाम सूझा और वो नाम अनवी मेहरा का था। नंदिनी एक तरफ चल पड़ी और अनवी को फोन करने लगी। मोहिनी अपने केबिन में बैठी खुद में बुदबुदा रही थी, अगर नंदिनी और अनवी मिले हुए हैं तो नंदिनी तुरंत अनवी को ही फोन करेगी और हेल्प मांगेगी, और अनवी अचानक से आकर मेरी हेल्प कर फिर कोई इत्तेफाक बताएगी हर बार की तरह। पर मैं इतना तो जान गई हूँ, इत्तेफाक कभी कभार होते हैं, हर बार नहीं। मोहिनी ने जैसा सोचा ठीक वैसे ही हुआ। अनवी के एक बार फोन न उठाने पर नंदिनी ने दोबारा फोन किया। दूसरी बार में अनवी ने फोन उठा लिया और नंदिनी झट से मिस्टर बंसल की डील के बारे में बताने लगी। मोहिनी मैम ने खुद कहा है अगर मैं किसी की हेल्प ले सकूं या कुछ कर सकूं तो करूं। मुझे लगा आपको ये खबर जल्दी से देनी चाहिए, शायद आप कुछ कर सके। मोहिनी ने खुद कहा तुमसे तुम किसी की हेल्प लो? अनवी ने तुरंत पूछा। नंदिनी हामी भरने लगी। हाँ मैम, मोहिनी मैम ने मुझे अपने सामने बैठा खुद कहा।
फिर तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती। तुम मोहिनी से कुछ मत कहना कि तुमने मुझसे हेल्प मांगी, और फोन कट करने के बाद तुरंत कॉल लिस्ट में से मेरा नंबर भी डिलीट कर दो। जब तक मैं ना कहूँ मुझे दोबारा फोन भी मत करना। अन्वी ने इतना कहकर फोन काट दिया। फिर वो मन ही मन कहने लगी, मोहिनी तुम्हें क्या लगा, तुम मेरा और नंदिनी का सच जानने की कोशिश करोगी और तुम्हारे बिछाए जाल में फंस जाऊंगी। मैं अब वो पहली वाली रिया नहीं हूँ जो अपनी बहन की कही हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं और मैं तुम्हारे किसी जाल में नहीं फंसूंगी। फिर अन्वी बाहर जाने लगी और सुमित को सामने देखकर उसने झट से कहा, सुमित मैं अभी ब्लू मून होटल जा रही हूँ किसी खास पर्सन के साथ लंच पर, इसलिए कोई भी मेरे बारे में पूछे तो कह देना इस वक्त मुझे डिस्टर्ब ना करे। तुम भी मुझे फोन करके डिस्टर्ब नहीं करोगे, समझ गए? हाँ हाँ मैम। सुमित ने सिर झुकाकर हामी भरी और अन्वी फिर अपनी गाड़ी में बैठ निकल गई। उधर कुछ देर बाद नंदिनी फिर मोहिनी के केबिन में गई और उदास चेहरे के साथ कहने लगी, मैम मैंने सोचकर देख लिया पर हम इस डील को कैंसिल होने से नहीं रोक सकते। मोहिनी ने जैसे ही ये सुना उसका चेहरा आश्चर्य से भर गया, क्योंकि वो सुनना कुछ और चाहती थी और नंदिनी कह कुछ और रही थी। मोहिनी ने फिर सीधे पूछ लिया, तुमने एक बार अन्वी मेहरा को बताया नहीं इस बारे में, शायद वो कोई हेल्प कर दे। मैम मैं ऐसे कैसे हर बात के लिए उनको डिस्टर्ब कर सकती हूँ, अगर आप उन्हें फोन लगाए तो फिर भी अलग बात है, पर मैं ठहरी सेक्रेटरी, मैं कैसे। नंदिनी साफ साफ बताने लगी कि उसके और अन्वी के बीच कुछ है ही नहीं और वो अन्वी से हेल्प लेने के लिए कॉल नहीं कर सकती। मोहिनी ने फिर जाने के लिए इशारा किया और तुरंत सुमित को फोन लगाकर पूछा, अन्वी कहाँ है इस वक्त? वो तो किसी खास पर्सन के साथ लंच पर गई हैं ब्लू मून होटल में, और उन्होंने कहा है कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे इस बीच। सुमित का जवाब सुनते ही मोहिनी ने फोन काट दिया और बुदबुदाने लगी, अन्वी किस खास पर्सन के साथ लंच पर गई है? मुझे भी जाकर देखना होगा, जरा पता तो चले अन्वी के लिए खास पर्सन है कौन। दूसरी ओर अन्वी जब रोड क्रॉस कर रही थी तभी एक गाड़ी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी और अन्वी ने घबराहट के मारे अपने दोनों हाथ चेहरे के सामने ले आई। इसी समय कोई चिल्लाया, अन्वी! क्या कोई जानबूझकर अन्वी को मारना चाहता था? कौन अन्वी का एक्सीडेंट होते देख चिल्लाने लगा? कौन था वो खास पर्सन जिसके साथ अन्वी लंच करने वाली थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। अगर वरुण ने हाथ पकड़कर अन्वी को अपनी तरफ खींचा नहीं होता तो आज तो अन्वी की जान भी जा सकती थी। फिर जैसे ही सामने से आ रही गाड़ी वहां से गुजर गई तो वरुण ने अन्वी से कहना शुरू कर दिया, आपका ध्यान कहाँ था अन्वी? सामने से गाड़ी आ रही थी तो आपको हटना चाहिए था, लेकिन आप वहीं खड़ी थी। अगर एक्सीडेंट हो जाता तो? वो तो अच्छा हुआ जो मैंने आपको देख लिया और समय पर खींचकर वहां से हटा दिया। मौत बस अन्वी को छू कर निकल गई थी, लेकिन जिंदगी के छीन जाने का ये डर इतना डरावना था कि अन्वी के लिए उसके सदमे से निकलना मुश्किल हो गया था। अभी भी वो जहां की तहां पत्थर बनकर खड़ी ही थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती थीं। अन्वी की इतनी बुरी हालत देखकर वरुण को समझ में आ गया कि शायद उसने उसे कुछ ज्यादा ही कह दिया था। आई एम सॉरी अन्वी जी, आप पहले से इतना घबराई हुई थी, ऊपर से ऐसे मौके पर पता नहीं क्यों मैंने भी आपसे सवाल पर सवाल करता जा रहा था। इसके बाद वरुण अन्वी को अपनी गाड़ी के पास ले गया और पानी की बोतल निकालकर उसे देते हुए कहने लगा, आप मुंह धोकर पानी पी लीजिए, डर के मारे ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग गई हैं आप। लेकिन 2 मिनट के बाद जब अन्वी कुछ नॉर्मल हुई तो वरुण को देखकर उसे थैंक्स कहने लगी। वरुण मैं तो घबरा ही गई थी और ये सब इतनी अचानक हुआ कि मेरे पैर मानो जम से गए थे, पता नहीं कैसे, पर मैं कुछ कर ही नहीं पाई। अगर आज तुम ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच मुझे बचाने के लिए। आप थैंक यू मत बोलिए, आपकी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं उसे भी इसी तरह से बचाता। वरुण इस वक्त खुद को अच्छा इंसान बताना चाह रहा था। वैसे अब तक वरुण पूरी तरह से अपने बहरूपिये वाले असली गेटअप में आ चुका था, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि इतनी तेज गर्मी में आप जा कहाँ रही थी। वो मैं अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट लेने वाली थी। वो हमारा आज ब्लू मून होटल में साथ में लंच करने का प्लान था, पर इससे पहले कि मैं उसके लिए कोई भी गिफ्ट ले पाती उसने कॉल करके आज के हमारे सारे के सारे प्लान को कैंसिल कर दिया।
इसलिए मैं बस अपसेट हो गई थी और गाड़ी की ओर मेरा ध्यान ही नहीं गया। फिर जब ध्यान गया तो गाड़ी इतनी पास आ चुकी थी कि उसे देखकर ही मैं घबरा गई। अनवी जानबूझकर सब कुछ डिटेल में बता रही थी और देखना चाहती थी कि उसकी बात सुनकर वरुण क्या कहने वाला था। ओह, तो ये बात है। लेकिन कभी पुरानी जान पहचान को छोड़कर नए दोस्तों पर भी भरोसा करके देखिए ना, यकीन मानिए कि आपको निराशा नहीं होगी। ये कहकर वरुण ने काफी शायराना अंदाज में अनवी के आगे अपना सर झुका दिया, लेकिन इसी के साथ असली बात भी बोल दी। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम साथ में लंच पर चल सकते हैं? वरुण का सवाल सुनकर अनवी सोचने लगी। तभी वरुण उसे कुछ भी सोचने का मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए एक बार शुरू हुआ तो बस बोलता ही चला गया। वैसे भी आप तो हर समय इतना ज्यादा बिजी रहती हैं कि समझ ही नहीं आता कि साथ चलने के लिए आपसे कब पूछा जाए। पर अभी तो फ्री है ना आप? क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अनवी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। आज मैं कैसे मना कर सकती हूँ, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए साथ में लंच तो बनता है। फाइनली आप मान ही गई। अनवी की हाँ सुनकर वरुण के चेहरे पर उसकी जीत की मुस्कुराहट नजर आने लगी। फिर उसने अनवी को गाड़ी में बैठने के लिए कह दिया। वरुण और अनवी ब्लू मून होटल जाने लगे। इसी बीच अनवी ने पूछा, आई थिंक तुम किसी काम से कहीं जा रहे थे और मेरी वजह से तुमने अपना काम भी टाल दिया। एम आई राइट? नहीं नहीं, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम नहीं था और काम तो चलता ही रहता है। कभी कभार काम से फ्री होकर थोड़ा समय अपनों को भी देना चाहिए और मुझसे ज्यादा बिजी तो आप रहती हैं। फिर भी देखिए, आपने टाइम निकाला ना फ्रेंड के लिए। लेकिन शायद आपकी फ्रेंड को ही आपकी कद्र नहीं है, इसलिए आपसे मिलने से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी और काम को दे दी। पर मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। वरुण अनवी को इम्प्रेस करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था और अब जब जान बचाने का क्रेडिट मिला तो वो इस मौके को यूं ही कैसे जाने दे सकता था। इसीलिए अब वो बातों के जरिए ही अनवी के दिल में अपनी जगह बनाने में लगा हुआ था, ताकि अनवी उससे इम्प्रेस हो जाती और फिर वो अनवी को पटा लेता। वरुण मन ही मन में कहने लगा था, वाह रे ऊपर वाले, तू जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। उस दिन मैं हीरो बनना चाहता था लेकिन बाजी मार ले गया वो आर्यन मलिक। आज बिना कुछ किए ही अनवी को बचाने का क्रेडिट दिला दिया और अनवी को मेरा एहसानमंद भी बना दिया। तभी तो मुझे ज्यादा कुछ करना ही नहीं पड़ा और अनवी मेरे साथ लंच पर जाने के लिए भी तैयार हो गई। आज तो मजा आ जाएगा अनवी मेरा के साथ लंच करके और उसके ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन भी जमने वाला है। दूसरी ओर आर्यन मलिक अपने केबिन में बैठकर पीए से किसी स्टाफ मेंबर की खबर ले रहा था। पीए ने एक फाइल आगे बढ़ाई। कबीर 1 महीने से ज्यादा समय से आया नहीं है और जब मैंने फोन किया तो कहने लगा कि उसकी मॉम की हालत खराब है, इसलिए वो कुछ दिन और नहीं आ पाएगा। फिर पीए कुछ सोचकर झिझकते हुए पूछने लगा, सर क्या मैं कुछ और भी बता सकता हूँ? आर्यन ने बोलने के लिए इशारा किया और पीए कहने लगा, सर मैंने परसों शाम कबीर को एक क्लब के बाहर देखा था और फिर वहां जाकर पता किया तो वेटर से पता चला कि कबीर रोज वहां पार्टी करता है, वो भी अपने 4 दोस्तों के साथ। अगर किसी की माँ की हालत इतनी ज्यादा खराब है तो वो पार्टी कैसे कर सकता है? तुम कबीर को फोन लगाकर कहो कि मुझे अभी के अभी उससे मिलना है, कोई इंपॉर्टेंट काम है, बस एक बार मिलकर जाने के लिए कह दो, बाकी मैं देख लूंगा। आर्यन समझ चुका था कि कबीर झूठ बोल रहा था। जब वरुण की गाड़ी ब्लू मून होटल के सामने जाकर रुकी तो वरुण और अनवी एक साथ होटल में जाने लगे। अनवी मेहरा को देखकर तुरंत कुछ वेटर उसका वेलकम करने के लिए चले आए और एक बुके देकर कहने लगे, मैम आपने अपने आने के बारे में बताया ही नहीं कि आप आज आने वाली हैं, वरना आपके वेलकम के लिए हम एक्स्ट्रा तैयारियां करके रखते। अनवी के साथ आने पर वरुण का भी वेलकम अच्छे से किया गया, जिस कारण से वरुण के चेहरे की रौनक देखते ही बन रही थी। वरुण भी सीना तान कर आगे बढ़ा और ऐसे दिखा रहा था मानो वो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। इससे पहले कि अनवी किसी टेबल पर बैठ पाती, एक वेटर कहने लगा, मैम आप यहाँ नहीं वहाँ बैठिए, उस तरफ वीआईपी टेबल है जो आप जैसे खास मेहमानों के लिए है, आप मेरे साथ आइए। अनवी और वरुण वीआईपी टेबल पर बैठे, तभी दूसरा वेटर मेन्यू लेकर आ गया जिसमें होटल की खास डिशेस के नाम शामिल थे। अनवी ने मेन्यू कार्ड वरुण की ओर बढ़ाया। वरुण तुम मेन्यू चेक करके कुछ ऑर्डर कर दो। अरे नहीं नहीं, द अनवी मेहरा के सामने मैं कुछ सिलेक्ट करूं, ये कैसे हो सकता है? अनवी जी प्लीज आप सिलेक्ट कर लीजिए और बिल मैं पे करूंगा। आप मेरी रिक्वेस्ट पर साथ आने के लिए मान गई, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वरुण ने मेन्यू कार्ड अनवी के हाथ में ही रहने दिया। अनवी ने फिर कुछ डिशेस को सिलेक्ट करके ऑर्डर कर दिया और मन ही मन में सोचने लगी, जब मोहिनी को पता चलेगा
कि उसके प्यारे वरुण ने अनवी मेहरा के लिए एक ही बार में इतने पैसे खर्च कर दिए, तो उसकी शक्ल पर तो 12 ही बज जाएंगे। यानी कि आज तो इन वरुण महाशय की खैर नहीं रहने वाली, क्योंकि इन्हें तो अभी तक मालूम ही नहीं है कि इन्होंने अपना सर किसी मुसीबत में डाल दिया है। कुछ देर बाद जब वरुण और अनवी हंसते बोलते लंच करने लगे, उसी वक्त मोहिनी होटल में आ गई और उसने किसी वेटर से पूछा, अनवी मेहरा ने आज यहाँ टेबल बुक कर रखी है ना, वो कहाँ है? वो वहाँ वीआईपी टेबल पर है। पर आप कौन? वेटर का सवाल सुनकर मोहिनी को कुछ गुस्सा आ गया। तुम मुझे नहीं जानते, मैं राय सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन हूँ, मोहिनी राय सिंह। नाम तो खबरों में सुना ही होगा ना? मोहिनी को गुस्सा होते देखकर वेटर ने झूठ मूठ में कह दिया, हाँ हाँ सुना है। तो आप मोहिनी राय सिंह हैं? आइए ना मैडम, आपका हमारे होटल में बहुत बहुत स्वागत है। मोहिनी ने वेटर को इग्नोर कर दिया और वीआईपी टेबल की ओर देखने लगी। जैसे ही उसकी नजर अनवी के साथ बैठे वरुण पर गई, तो उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। इसका मतलब अनवी के लिए खास पर्सन वरुण था? अब तक तो मुझे लग रहा था कि वरुण अनवी को इम्प्रेस करके बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता था और उसका इंटरेस्ट अनवी के इन्वेस्टमेंट में था। पर अब लग रहा है कि वरुण का इंटरेस्ट सीधे अनवी में ही है और अनवी का भी इंटरेस्ट वरुण में है, वरना वो वरुण के साथ इतने बड़े होटल में वीआईपी टेबल पर बैठकर इस तरह हंसते बोलते लंच ना करती। वरुण और अनवी को इतना फ्रेंडली होते देखकर मोहिनी का दिल जल भुन रहा था। फिर मोहिनी ने कुछ सोचकर वरुण को फोन मिला दिया। मोहिनी का फोन देखकर वरुण ने फोन काट दिया। मोहिनी फिर फोन लगाने लगी और वरुण ने दोबारा फोन काट दिया। तभी फिर मोहिनी का फोन आते देखकर वरुण कट करने ही वाला था कि अनवी ने झट से कहा, उठा लो फोन, शायद किसी को कोई इम्पोर्टेंट काम हो। वरुण ने हल्की सी मुस्कान दी और 1 मिनट के लिए टेबल से उठकर बात करने लगा। मोहिनी ने तुरंत पूछा, वरुण तुम कहाँ पर हो और मेरा फोन काट क्यों रहे हो? मैं इस वक्त बिजनेस पार्टी के साथ हूँ और कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, प्लीज जो भी बात हो बाद में करना। और वरुण ने झट से फोन काट कर स्विच ऑफ कर दिया। फिर अनवी से कहने लगा, ये इंश्योरेंस वाले भी कॉल कर करके पका देते हैं। मोहिनी ने फिर से वरुण को फोन लगाया तो फोन स्विच ऑफ आने लगा, जिस कारण से उसका गुस्सा अब सिर पर चढ़ गया। लेकिन अनवी के सामने वो कुछ इशू क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने वरुण और अनवी की लंच करती हुई फोटो ले ली और गुस्से में होटल से निकल गई। अनवी ने मोहिनी को जाते हुए देख लिया था और मन ही मन कहने लगी, तो तीर निशाने पर लग चुका है। मैंने यही सोचकर तो सुमित को ब्लू मून होटल के बारे में कहा था और उसने मोहिनी तक खबर पहुंचा ही दी। फिर मोहिनी खास पर्सन को देखने चली आई और उस गाड़ी वाले ने भी ठीक वैसा ही किया जो मैं वरुण को बताना चाहती थी। और ये इडियट वरुण मेरी एक्टिंग को सच मानकर सोच रहा है कि सच में इसने मेरी जान बचा ली। जो मेरी जान लेना चाहता था वो क्या ही जान बचाएगा। जब लंच हो गया तो वरुण ने ना चाहते हुए भी अपने क्रेडिट कार्ड से बिल पे कर दिया और झूठी मुस्कान देने लगा। अनवी ने वरुण को थैंक यू कहा और फिर किसी काम के लिए निकल गए। वरुण अपने आप में बुदबुदाने लगा, इस अनवी मेहरा को इम्प्रेस करने में मुझे इतना बड़ा बिल पे करना पड़ा है, पता नहीं और कितने पापड़ बेलने होंगे। मोहिनी होटल से सीधे घर गई और घर पहुंचकर नौकरों पर बेवजह चिल्लाने लगी। फिर अपने रूम में जाकर उसने सारा सामान फेंकना शुरू कर दिया और कहने लगी, वरुण तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम उस अनवी मेहरा के साथ लंच कर रहे थे और बिजनेस पार्टी के साथ डिस्कशन का बहाना बनाया। तुम्हारे इरादे मुझे समझ में आ रहे हैं, पर तुमने मुझे धोखा दिया तो अच्छा नहीं होगा। अगर मैं तुम्हें पाने के लिए अपनी बहन को मार सकती हूँ तो तुम्हें किसी और का होता हुआ देखकर तुम्हारी जान भी ले सकती हूँ। उधर आर्यन अपने ऑफिस में कबीर के ऊपर चिल्ला रहा था और उसे डांट रहा था, कबीर तुमने माँ की बीमारी का बहाना बनाया और झूठ बोलकर पार्टी कर रहे हो। क्या तुम्हें इसलिए सैलरी मिलती है ताकि तुम मौज मस्ती करो और ऑफिस के सारे काम पेंडिंग रख दो? मैं अभी के अभी तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ। सर प्लीज सर, ऐसा मत करिए, मुझे जॉब से मत निकालिए। मैं क्लब जाकर ड्रिंक सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि मेरा दर्द कम हो जाए। प्लीज सर मेरी बात का यकीन करिए, मेरी माँ सच में बीमार है। कबीर दोनों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगा, तुम्हारे ये बहाने और नहीं चलेंगे, तुम अब जा सकते हो। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। नाउ गेट आउट फ्रॉम माय ऑफिस। आर्यन ने गुस्से से कहा। होटल से निकलने के बाद अनवी सीधे आर्यन से बात करने आ गई थी और आर्यन को स्टाफ मेंबर पर चिल्लाते देखकर चुपचाप बाहर से सुनने लगी। अब तक आर्यन इतने गुस्से में आ चुका था कि वो किसी की बात ही नहीं समझना चाहता था, बस एक एक करके सबको ऑफिस से बाहर निकालता जा रहा था। अनवी ने अपने मन में कहा, आर्यन
तुम ऐसे कैसे किसी स्टाफ मेंबर पर सबके सामने चिल्ला सकते हो? तुम्हें इनकी बात नहीं सुननी तो ना सही, पर सबके सामने इंसल्ट तो मत करो किसी की। मुझे लगा था कि तुमने मेरी हेल्प करने के लिए हामी भरी, तो तुम एक नेक दिल इंसान हो। और मैं मिस्टर इंद्रजीत राय सिंह के बारे में बात करने आई थी, पर तुमसे तो बात ही करना बेकार है, जो अपने स्टाफ मेंबर की इंसल्ट करके भी अपनी गलती को रियलाइज नहीं करता। मुझे ऐसे इंसान से बात ही नहीं करनी। अन्वी को ये देखकर बहुत बुरा लगा कि आर्यन सबके सामने एक एक करके स्टाफ मेंबर पर चिल्लाता जा रहा था, और वो स्टाफ मेंबर हाथ जोड़कर आर्यन से रिक्वेस्ट कर रहे थे। अन्वी आज फिर नाराज होकर उससे बिना मिले ही वहां से चली गई। यहाँ तक कि जिस बात पर डिस्कशन करने के लिए आई थी उसे भी अधूरा ही छोड़ दिया। शाम के समय वरुण जब ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसके फोन पर अननोन नंबर से एक मैसेज आया और वरुण उस मैसेज को पढ़ने लगा। मोहिनी को झूठ बोलकर तुम अन्वी मेहरा के साथ लंच करने गए थे ना, उसका सबूत भेजा व्हाट्सएप पर, चेक कर लेना। फिर वरुण ने जल्दी से व्हाट्सएप ऑन किया। अन्वी और खुद की लंच करती तस्वीरें देखकर उसने व्हाट्सएप मैसेज पढ़ा। अगर ये खबर मोहिनी तक पहुंच गई तो फिर क्या होगा, सोच लो। वरुण को मोहिनी के नाम से ब्लैकमेल करने वाला ये शख्स कौन था? क्या मोहिनी के अलावा किसी और ने भी वरुण और अन्वी की फोटो ली थी? लेकिन उसका मकसद क्या था? क्या आर्यन अपनी गलती मानेगा और अन्वी आर्यन को माफ कर देगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। उन तस्वीरों को देखकर वरुण बुरी तरह से डर गया, क्योंकि साफ नजर आ रहा था कि उस बेनाम दुश्मन का मकसद सिर्फ वरुण और अन्वी को साथ में लंच करते दिखाना ही नहीं था, बल्कि उसने तो वरुण की अन्वी के लिए दिलचस्पी को भी साफ साफ पकड़ लिया था। इतना ही नहीं, जिस तरह से अन्वी के आगे पीछे घूमते हुए वरुण उसकी चापलूसी करने में लगा हुआ था, और वरुण की आंखें अन्वी के ऊपर से हट ही नहीं रही थी, बस यही सारी हकीकत बड़ी ही होशियारी से उसने अपने कैमरे में कैद कर ली थी। तस्वीरों को देखकर वरुण को ऐसा झटका लगा कि वो अपने आप ही 4 कदम पीछे जाकर दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही उस नंबर पर मैसेज कर दिया, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? पर मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। यहाँ तक कि मैसेज रीड भी नहीं हुआ। कॉल पिक हुआ था, लेकिन जानबूझकर कोई बोलना नहीं चाहता था। ऐसे लग रहा था वो बस वरुण को डरा रहा था, उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा था। तभी वरुण के मोबाइल पर एक और मैसेज आ गया। डियर वरुण, क्या हुआ, फोटो देखकर चौंक गए? खैर, अब एक और धमाके के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी फियांसे मिस मोहिनी राय सिंह को जाकर देखो कि वो तुम्हारे घर के पीछे झाड़ियों में छुपकर इस वक्त क्या कर रही है। अब वरुण को बुरी तरह से गुस्सा आने लगा था, और उसकी ये नाराजगी उसकी भाषा में भी नजर आ रही थी। यू ब्लडी बास्टर्ड, हु आर यू? सामने आकर बात करो, चोरों की तरह छुपकर मैसेज क्यों कर रहे हो? गुस्से में वरुण भूल ही गया था कि वो कॉल पर नहीं था, बल्कि मैसेज पढ़ रहा था। मैसेज पढ़ते ही उसने मोबाइल बंद किया और पागलों की तरह सीढ़ियां चढ़ते हुए टेरेस पर पहुंच गया। उसने एक बार फिर मैसेज किया, तुम अपनी बकवास बंद करो और सीधे सीधे बताओ कि चाहते क्या हो। कुछ ही सेकंड हुए कि मैसेज का रिप्लाई आ गया। मिस्टर वरुण, गार्डन में गुलमोहर का जो बड़ा सा पेड़ है, एक बार उसके नीचे जाकर देखो, समझ आ जाएगा कि सच्चाई क्या है। वरुण एक फ्लोर और ऊपर चढ़ा, और जैसे ही देखा तो सच में वहां मोहिनी कुछ एक्टिविटी करती हुई दिखाई देने लगी। अब मोहिनी को इग्नोर करना ठीक नहीं था। वरुण भागते हुए गार्डन के पीछे गया और मोहिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, मोहिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मोहिनी ने अचानक वरुण की आंखों में देखकर गुस्से के साथ कहा, वरुण, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। तुमने फोन पर क्या कहा था कि तुम किसी पार्टी के साथ बिजनेस को लेकर डिस्कशन कर रहे थे, जबकि तुम अन्वी के साथ लंच कर रहे थे। वरुण, मुझे सच का पता चल चुका है। हाँ, यहाँ गार्डन में छुपकर मैं तुम्हारी हकीकत जानने की कोशिश कर रही थी, और इसीलिए तुम्हारे घर पर निगरानी भी रख रही थी। तुम भी तो मेरी हर एक्टिविटी के बारे में नजर रखना चाहते हो, और मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। ये सुनकर वरुण के तोते उड़ गए, पर उसने सफाई देते हुए कहा, मोहिनी प्लीज सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। मोहिनी, बिलीव मी, बस एक बिजनेस मीटिंग के दौरान ही हम दोनों लंच कर रहे थे। पर इस वक्त मोहिनी के चेहरे पर भयंकर वाला गुस्सा था। उसने गुस्से में कहा, वरुण, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, तुम संभल जाओ, वरना ये तुम्हारे और हमारे रिश्ते के लिए ठीक नहीं होगा। आई एम गोइंग। वरुण रोकता रह गया और मोहिनी चली गई। दूसरी ओर अन्वी खुद में परेशान हो रही थी, ये सोचकर कि आर्यन ऐसा कैसे कर सकता था।
वो गुस्से में लेफ्ट राइट करते हुए बड़बड़ाए जा रही थी। मिस्टर मलिक, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहीं का गुस्सा कहीं निकालते हैं, स्टाफ मेंबर पर चिल्लाते हैं, बेवजह चिड़चिड़ाने लगते हैं, कहीं भी किसी पर भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। आखिर क्या वजह है इन बातों की? चाहे कुछ भी हो, पर आपका ये जो अकड़ूपन है, जो खड़ूसपन है, ये सही नहीं है। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि हम अपने प्रोफेशनल कामों के बीच में पर्सनल बातों को नहीं आने देंगे, पर आप ये सारी बातें कैसे इग्नोर कर सकते हैं मिस्टर मलिक? मैं आपके भरोसे नहीं हूँ। मुझे आगे जो भी करना होगा मैं खुद करूंगी। तभी वहां मिस्टर मेहरा आ गए और उन्होंने हंसते हुए कहा, क्या हुआ हमारी बेटी को? क्यों यहाँ से वहां घूमते हुए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है? मोहिनी ने फिर कुछ किया क्या बेटा? नो डैड, इस बार मेरे गुस्से की वजह मोहिनी नहीं बल्कि मिस्टर मलिक है। मैं उनसे जरूरी बात करने के लिए उनके ऑफिस गई थी, लेकिन बात करने से पहले ही उनकी बातों से मेरा मूड ऑफ हो गया और मैं वापस आ गई। मेरे पापा को लेकर आर्यन से मेरी बात हुई थी, तभी मुझे मालूम हुआ था कि वो भी रिया के बारे में सब कुछ जानना चाहते थे, लेकिन जिस तरह का उनका बिहेवियर है, मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बात पर कायम रह पाएंगे। अब जो कुछ भी करना है सिर्फ मुझे आपको ही करना होगा, क्योंकि उन मिस्टर मलिक को तो अपने अकड़ूपन से ही फुर्सत नहीं मिलेगी। मिस्टर मेहरा ने अनवी को प्यार से समझाया। अनवी, पहले तुम बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटा, जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लो। हो सकता है कि ऑफिस में सच में किसी ने कोई गलती की होगी, तभी आर्यन अपने स्टाफ से किसी बात पर नाराज हो रहा होगा, पर तुम्हें उस बात को नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अच्छा, वैसे एक बात कहूँ, मुझे नहीं लगता कि आर्यन अपनी बात से मुकरेगा। तुम्हें पेशेंस रखना होगा बेटा। अच्छा, अभी ये छोड़ो और अपना मूड ठीक कर लो। एक गुड न्यूज़ है, मिस्टर मल्होत्रा को मैंने इनडायरेक्टली समझा दिया है कि उन्हें मोहिनी के साथ क्या करना है। मतलब कि मल्होत्रा की डील के हिसाब से मोहिनी को अब 20 करोड़ नहीं बल्कि 30 करोड़ रुपए लगाने होंगे। 10 करोड़ एक्स्ट्रा बर्डन डाल दिया गया है मोहिनी के ऊपर। साथ ही इस प्रोजेक्ट में इतना प्रॉफिट दिखाया है कि मोहिनी अपने कदम पीछे नहीं हटा सकती। वो लालच में आकर हाँ कहेगी ही। यहाँ ऑफिस में आर्यन का मूड बहुत खराब था। जब से उसे पता चला कि अनवी ऑफिस तक आकर बिना उससे मिले बाहर से चली गई थी, उसने बाहर आकर मैनेजर से पूछा, श्रीवास्तव जी, मुझे डिटेल में जानना है कि मिस अनवी मेहरा के आने के बाद ऑफिस में आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उनका मूड खराब हो गया और वो ऑफिस से चली गई। क्या स्टाफ के किसी मेंबर ने उनसे कुछ कहा? श्रीवास्तव ने खड़े होकर झिझकते हुए बताया, जी वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ से उनसे किसी ने कुछ नहीं कहा। आर्य ने ट्राउजर की पॉकेट में हाथ डालते हुए नजरें गड़ाकर श्रीवास्तव को स्ट्रिक्टली देखते हुए पूछा, जी वो इन सब का क्या मतलब समझूं? मैं जानना चाहता हूँ कि मिस मेहरा किस बात पर इतना नाराज हो गई कि मुझसे मिले बिना ही चली गई। उन्हें मेरे साथ बहुत कुछ जरूरी डिस्कशन करना था, लेकिन वो उसके लिए भी नहीं रुकी। मुझे सारी डिटेल चाहिए। आर्य ने जिस गुस्से के साथ श्रीवास्तव से ये सब पूछा, उसे देखते हुए श्रीवास्तव को भी अपना मुंह खोलना पड़ा। सर, आप उस वक्त कबीर को डांट लगाकर निकाल रहे थे। बस आपका यही एटीट्यूड देखकर मैम को गुस्सा आ गया। ये देखकर वो जाने लगी। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की पर वो रुकी नहीं। उन्होंने गुस्से में कहा, जब मिस्टर मलिक किसी को सफाई देने का मौका ही नहीं देते तो लोग अपनी बात रखेंगे कैसे? इस तरह कहीं का फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना सही नहीं है। हो सकता है कल के दिन वो मेरे साथ भी ऐसा ही करें। और बस नाराज होकर चली गई। श्रीवास्तव की बात सुनकर आर्यन ने हैरानी के साथ कहा, क्या इतनी सी बात पर वो चली गई? पर एक तरफा बात सुनकर कोई कैसे फैसला ले सकता है कि कौन सही और कौन गलत है? एटलीस्ट एक बार आकर मुझसे मिल तो लेती, जान तो लेती कि मैं क्यों नाराज हो रहा हूँ। फ्रस्ट्रेशन मैं नहीं बल्कि मिस अनवी निकाल रही हैं। इट्स ओके, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो ठीक है। मुझे भी पड़ी नहीं है उनसे बात करने की। मैं इंसान हूँ, मुझे भी गुस्सा आ सकता है, पर वो डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं गलत हूँ या सही। अब तक आर्यन बड़बड़ाते हुए अपनी सारी भड़ास निकाल चुका था और मिस्टर श्रीवास्तव उनके सामने खड़े होकर चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। तब आर्यन को खुद ही कुछ फील हुआ और उसने आराम से कहा, मिस्टर श्रीवास्तव, मैं इतना सब कुछ बोल रहा हूँ और आप चुपचाप सुनते जा रहे हैं। क्या आपको भी मैं गलत और मिस अनवी सही लग रही हैं? उसने डरते हुए कहा, सॉरी सर, छोटा मुंह बड़ी बात, पर एक बात कहूँ, लड़कियां इमोशनल होती हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बिजनेस वुमेन क्यों न बन जाए, पर उनके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है। अगर वो किसी के साथ इमोशनली टच होने लगती हैं तो उसमें एक अच्छा इंसान देखना चाहती हैं और तभी उनके साथ काम करना पसंद करती हैं। आर्य ने कुछ लापरवाही से कहा, अच्छा, आप बहुत जानते हैं मिस्टर श्रीवास्तव इन सब बातों के बारे में। अगर इतनी नॉलेज आपको ऑफिस की फाइलों की हो तो अच्छा होगा। श्रीवास्तव ने शर्माते हुए कहा,
सर वो क्या है ना, मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं और इन 5 सालों में इतनी नॉलेज तो मुझे हो ही गई है। सर आपकी शादी होगी ना तो आपको भी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी क्योंकि आपका आईक्यू बहुत तगड़ा है। आर्यन ने भौवे चढ़ाकर श्रीवास्तव को देखते हुए कहा। श्रीवास्तव, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? आई एम सॉरी सर, लेकिन सारी गलती अन्वी मैम की नहीं कही जा सकती। आर्यन ने जब शांति से श्रीवास्तव की बात सुनी तो उसे सच में उसका कहना सही लगा। लेकिन मिस्टर आर्यन मलिक दिल्ली के जाने माने बिजनेसमैन भला इतनी जल्दी अपना एटीट्यूड कैसे छोड़ सकते थे? इसीलिए उन्होंने ये शो करते हुए कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मिस्टर श्रीवास्तव से कहा, ओके थैंक्स फॉर सजेशन, अब आप जाकर अपना काम कीजिए। यहाँ मोहिनी गुस्से में वरुण को वार्निंग देकर चली गई थी। वरुण मोहिनी को कई बार कॉल लगा चुका था, उसे मैसेज पर सॉरी भी बोल चुका था, पर वो उसकी किसी भी बात का रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं थी। मोहिनी का गुस्सा इस वक्त 7वें आसमान पर था। वरुण ने सारी कोशिशें कर ली, पर मोहिनी जिस तरह से बिहेव कर रही थी और फिर बचपन से वरुण मोहिनी की रग रग से वाकिफ था, तो सब देखकर वरुण खुद में ही बड़बड़ाने लगा था। मोहिनी, तुम अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, किसी भी रिश्ते को ठुकरा सकती हो। तुम्हारे लिए सबसे पहले तुम्हारा अहम और पैसा जरूरी है, इसीलिए तुमसे निपटने का मेरे पास एक ही जरिया है। मैंने जिस प्रॉपर्टी के लिए रिया को धोखा देकर मोहिनी का साथ दिया, अब उसी प्रॉपर्टी के लिए मुझे मोहिनी के खिलाफ भी साजिश रचनी होगी, वरना ये कभी भी मुझे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देगी। इसके साथ ही अपने शब्दों को वहीं पर रोकते हुए वरुण ने अपने पर्सनल वकील को कॉल किया। हेलो, मैं वरुण बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। जल्दी ही ऐसे पेपर रेडी करवाओ कि मोहिनी के सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे प्रोजेक्ट, सब कुछ मेरे अंडर हो जाए। वकील ने जवाब दिया, सर पर मोहिनी ऐसे पेपर्स पर साइन क्यों करेगी? वरुण ने गुस्से में कहा, अबे उल्लू के फट्टे, मोहिनी साइन करेगी नहीं, उससे साइन करवाए जाएंगे। और तू ये सब छोड़, तुझसे जितना कहा गया बस उतना कर। सारे पेपर्स रेडी रख, साइन करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बात और, जब मैं मुंह मांगा पैसा तेरे मुंह पर मारता हूँ तो तू अपने सवालों को लिमिट में रख। वकील भी अच्छी तरह से जानता था कि वरुण जैसे लोगों से ही उसका काम अच्छा खासा चल रहा था, इसलिए उसने वरुण की बात मानते हुए जवाब दिया, ठीक है सर, मुझे 2-3 दिन लगेंगे, आपका काम हो जाएगा। इधर आर्यन ने अन्वी के आइडियाज के जिस फाइल को गुस्से में आकर फेंक दिया था, श्रीवास्तव की बात सुनकर खुद की गलती मानते हुए एक बार फिर उसी फाइल पर काम करना शुरू कर दिया। मतलब कि अन्वी ने जो आइडियाज दिए थे वो सभी एक्सेप्ट करते हुए फाइल को आगे बढ़ाने लगा। उसने सोच लिया था कि वो पर्सनल इश्यूज की वजह से अपनी प्रोफेशनल काम पर फर्क नहीं पड़ने देगा। मोहिनी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। गुस्से में वरुण के घर से निकलते हुए वो वरुण के खिलाफ और भी एविडेंस ढूंढने में लगी थी कि क्या सचमुच वरुण उसके खिलाफ कोई साजिश रच रहा था। और इसी बात को लेकर वो तेज स्पीड से गुस्से में गाड़ी चलाते हुए जा रही थी। तभी सामने से एक गाड़ी आने लगी और मोहिनी अपने आपे में तो थी नहीं, इसीलिए स्टीयरिंग व्हील पर बैलेंस नहीं रख पाई। आखिर सामने वाली गाड़ी किसकी थी? ये गुस्सा मोहिनी को कहाँ लेकर जाएगा? अब कौन सा नया राज खुलने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सड़क पर एक जोरदार आवाज के साथ दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई और बूम की आवाज के साथ मोहिनी को जैसे होश आ गया। ओह नो, ये क्या कर दिया मैंने? लेकिन इतनी देर में तो जो होना था वो हो चुका था। हालांकि सीट बेल्ट लगाने के कारण मोहिनी को कुछ खास चोट नहीं आ पाई थी, लेकिन फिर भी ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि अंदर बैठे बैठे ही मोहिनी को बाहर से गाड़ी की हालत का अंदाजा हो गया था। इसलिए सबसे पहले उसने अपनी सीट बेल्ट खोली और फिर गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए तेजी से बाहर आ गई। लेकिन बाहर देखने पर उसका शक बिल्कुल सही निकला। ओ माय गॉड, गाड़ी तो बुरी तरह से डैमेज हो गई है। पर इससे भी ज्यादा बुरी हालत तो सामने वाली गाड़ी की थी। लेकिन सामने वाली गाड़ी से तो अभी तक कोई भी बाहर निकल कर नहीं आया था। मोहिनी धड़कते दिल के साथ उस गाड़ी के पास जाने लगी, लेकिन वहां जाकर उसने जो कुछ भी देखा उसे देखकर तो उसके होश ही गुम हो गए, क्योंकि इस वक्त वो जिस चेहरे को देख रही थी वो शक्ल मिस्टर मेहरा की थी और वो चोट लगने के कारण करा रहे थे। मोहिनी ने गाड़ी का डोर ओपन करके मिस्टर मेहरा को बाहर निकालते हुए कहा, मिस्टर मेहरा, आई एम सो सॉरी, रियली सॉरी, गलती मेरी ही थी, मैं नहीं देख पाई। और आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको हॉस्पिटल ले चलती हूँ।
मोहिनी बुरी तरह से घबरा गई थी कि अगर ये बात अन्वी को पता चल जाती तो फिर पता नहीं क्या होता। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि मिस्टर मेहरा इस बात पर रिएक्ट ना करते। मोहिनी का सहारा लेकर जैसे ही वो बाहर निकल कर आए तो उन्हें ठीक ठाक देखकर जैसे मोहिनी की जान में जान आ गई। थैंक गॉड, मिस्टर मेहरा को ज्यादा चोट नहीं आई है, नहीं तो पता नहीं वो अन्वी मेरे साथ क्या करती। मोहिनी मन ही मन में भगवान का शुक्रिया अदा करने में लगी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी इस संतुष्टि को बाहर से जाहिर नहीं होने दिया। हालांकि गाड़ी देखकर कोई भी यही कहता कि इसमें बैठे हुए आदमी की कम से कम 2-4 हड्डियां तो टूट ही गई होंगी। इसके बाद मोहिनी ने मिस्टर मेहरा को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और रास्ते के एक क्लिनिक में ड्रेसिंग करवाने के लिए ले गई। कुछ देर बाद उनकी ड्रेसिंग हो चुकी थी। डॉक्टर ने चेक भी कर लिया था और सब कुछ ठीक था। उसने इंजेक्शन लगाते हुए 1-2 दिन के मेडिसिन दिए और इसके बाद जैसे ही मोहिनी उन्हें लेकर बाहर निकली तो बुरी तरह से चीखती हुई एक जली औरत को अंदर ले जाया जा रहा था। ये देखकर मिस्टर मेहरा जैसे अपने होश खोने लगे थे। उन्हें चक्कर आ गया और वो गिरते गिरते बचे। मोहिनी एक बार फिर घबरा गई। उसने उन्हें सहारा देते हुए चेयर पर बैठाया और जब वो होश में आए तो उन्होंने बताया, मैं ठीक हूँ। असल में मैं जली हुई औरत को देखकर मुझे अन्वी की मॉम की याद आ गई। उनका शरीर भी इसी तरह आग में झुलस गया था और डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए। उनकी भी जलकर डेथ हो गई थी। इसलिए जब भी किसी ऐसे इंसान को देखता हूँ तो उनकी याद मुझे अंदर तक दर्द दे जाती है। इस वक्त मोहिनी हड़बड़ी में थी। उसने 1-2 लोगों का सहारा लेकर मिस्टर मेहरा को गाड़ी में बिठाया, लेकिन जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो मोहिनी को याद आ गया, लेकिन अन्वी ने तो बताया था कि उसकी माँ कोमा में थी और फिर उनकी डेथ हो गई थी। पर मिस्टर मेहरा अलग ही कहानी बता रहे हैं। मतलब अन्वी ने मुझसे झूठ बोला था या फिर मिस्टर मेहरा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। कोई तो बात है, पर इस वक्त मुझे मिस्टर मेहरा को उनके घर छोड़ना होगा। घर पहुंचने के बाद मिस्टर मेहरा ने आराम की सांस ली। थैंक यू मोहिनी, इट्स ओके। अब गेट से अंदर मैं खुद ही चला जाऊंगा। तुम वैसे भी लेट हो रही हो, तुम जा सकती हो। अरे नहीं मिस्टर मेहरा, मैं आपको अंदर तक छोड़ देती हूँ। मेरी वजह से आपको इतनी चोट लग गई, कम से कम मैं इतना तो कर ही सकती हूँ आपके लिए। लेकिन बाहर से मीठी दिखने वाली मोहिनी के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। बुड्ढे, अगर तुझे कुछ भी हो गया तो ये करोड़ों का प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तू इतनी जल्दी भगवान के पास पहुंचे। इसके बाद मोहिनी मिस्टर मेहरा को लेकर घर के अंदर चली गई। वैसे इन लोगों की सच्चाई को जानने के लिए वो तो लंबे समय से इस घर में घुसने का बहाना ढूंढ ही रही थी, लेकिन घर में अन्वी पहले से ही मौजूद थी और जैसे ही उसने मिस्टर मेहरा के सर पर पट्टी देखी तो घबरा कर दौड़ती हुई उनके पास पहुंच गई। डैड, क्या हुआ? आपको चोट कैसे लगी? और आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? क्या हुआ बताइए ना। लेकिन अन्वी के सवालों का जवाब मोहिनी ने दिया। आई एम सॉरी अन्वी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। असल में गाड़ी चलाते वक्त मेरा ध्यान कहीं और था। तुम्हारी डैड को चोट मेरे कारण लगी, बट डोंट वरी, चोट जरा भी गहरी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मिस्टर मेहरा बस 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली क्या हुआ कि मिस्टर मेहरा ने अस्पताल के अंदर एक जली हुई लेडी को देख लिया और उसको देखते ही चक्कर खाकर गिरते गिरते बचे। उसकी वजह से ये ज्यादा टेंशन में है। इन्होंने कहा कि उस लेडी को देखकर इन्हें तुम्हारी मॉम की याद आ गई, क्योंकि उनकी डेथ भी जलकर हुई थी और इसीलिए मैं इन्हें घर तक छोड़ने के लिए आ गई। मोहिनी की बात सुनकर अचानक अन्वी का दिमाग ठनक गया और उसे याद आया कि उसने हॉस्पिटल में मोहिनी से कुछ और ही कहा था। इसलिए मिस्टर मेहरा को देखते हुए उसने झट से बात को संभालने की कोशिश की। मोहिनी, एक्चुअली डैड के कहने का मतलब था कि मॉम कई सालों तक कोमा में थे। एक दिन उनके रूम में आग लग गई और उनकी डेथ हो गई। मिस्टर मेहरा समझ चुके थे कि जरूर अन्वी और मोहिनी के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इसलिए वो चुप रह गए। लेकिन उधर मोहिनी ने अन्वी को मिस्टर मेहरा को इशारा करते हुए देख लिया था। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं अन्वी, इसलिए सच क्या है ये तो अब मैं जानकर ही रहूंगी, लेकिन इस वक्त मुझे चुप रहना होगा। यही सोचते हुए मोहिनी थोड़ी देर के बाद वहां से चली गई। मोहिनी के जाने के बाद अन्वी अपने डैड के साथ बैठकर इसी मुद्दे पर बात कर रही थी कि तभी आर्यन का फोन आ गया। हेलो अन्वी। अन्वी ने गुस्से में कहा, मिस्टर मलिक बोलिए। आर्यन ने सीधे सपाट शब्दों में कहा, मेरे ऑफिस में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ। अगेन आई एम सॉरी। हमारे बीच जो भी इश्यूज हैं, क्या हम उनको साइड में रखकर अपने काम पर फोकस कर सकते हैं? जब आर्यन ने साफ मन से सॉरी बोला तो अन्वी के होंठों पर भी एक मुस्कुराहट फैल गई और आर्यन का सॉरी एक्सेप्ट करते हुए उसने कहा, ओके मिस्टर मलिक, बताइए क्या सोचा है आपने? आर्यन ने बताया,
जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि रिया का पता लगाने के लिए मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ। सो इसी बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आर्यन ने डिटेल में अनवी को अपने आइडियाज बताए कि किस तरह से वो इंद्रजीत को मोहिनी की रखी हुई जगह पर भी सेफ रख सकते थे। आर्यन की बात ध्यान से सुनकर अनवी ने कहा, मिस्टर मलिक, आपके आइडियाज काफी अच्छे हैं, पर आप समझ रहे हैं ना, मोहिनी और वरुण ने जिस तरह से पापा को वहां कैद करके रखा है। आर्यन ने रिएक्ट किया। क्या कहा, पापा को? आर्यन का रिएक्शन देखकर अनवी ने फौरन बात संभाल ली। आई मीन रिया के पापा को, लेकिन आपके कहे हुए को प्रैक्टिकली कर पाना इतना भी आसान नहीं है। बिल्कुल समझ रहा हूँ, और इस कठिन काम को सिंपल बनाने के लिए ही मुझे आपसे मिलना होगा, क्योंकि ये बातें फोन पर करना ठीक नहीं है। हम साथ मिलकर ही कुछ सोच पाएंगे। अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ सकती हैं? आर्यन अनवी से बात कर ही रहा था कि तभी अचानक फोन होल्ड पर चला गया और अनवी किसी और से बात करने लगी, लेकिन आर्यन को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। सॉरी मिस्टर मलिक, एक अर्जेंट फोन आ रहा था तो मुझे लेना पड़ा। क्या आप मेरे साथ डिस्को चलेंगे? अनवी ने अचानक ही आर्यन से ये सवाल पूछ लिया था, इसलिए वो काफी चौंक गया। क्या कहा आपने, डिस्को? लेकिन क्यों? मिस्टर मलिक, मेरे कहने का मतलब है कि शहर में एक बहुत ही बढ़िया मल्टीपल फैसिलिटीज वाला होटल ओपन हो रहा है। उसमें डिस्को, रेस्टोरेंट, क्लब, मॉल सब कुछ है। तो मुझे और वरुण को स्पेशल गेस्ट बुलाने के लिए मुझसे पूछ रहे थे। मैंने हाँ कर दी है। तो क्या आप भी मेरे साथ वहाँ चलेंगे? कल शाम को 6 बजे वहाँ हम इस बात को डिस्कस भी कर सकते हैं। आर्यन ने टशन के साथ कहा। मैं जबरदस्ती किसी के पीछे नहीं लगता। मिस्टर मलिक, आप एक बार फिर गलत समझ रहे हैं। मैं बस आपसे साथ चलने के लिए कह रही हूँ। वरुण का नाम सुनकर पता नहीं क्यों पर आर्यन को उससे जलन सी होने लगी। आर्यन ने अनवी को जवाब दिया, हाँ तो वरुण जा रहा है ना आपके साथ, फिर मेरी क्या जरूरत है? अनवी ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, ठीक है मैं जा रही हूँ, आपको वहाँ का एड्रेस भी सेंड कर रही हूँ। अगर आपका मूड बन जाए तो आ जाइएगा, और अगर नहीं तो फिर आपकी मर्जी। इतना कहकर आर्यन के जवाब का इंतजार किए बिना अनवी ने फोन रख दिया और बड़बड़ाते हुए कहा, ये आर्यन मलिक भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। हर समय गुस्सा तो जैसे इनकी नाक पर ही रखा रहता है। मैं कितनी भी कोशिश करती हूँ कि हम दोनों के बीच सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बट नहीं, मिस्टर मलिक नॉर्मल होने ही नहीं देते। लेकिन मुझे क्या, पर हाँ मुझे वरुण के साथ डिस्को जरूर जाना होगा। आर्यन ने गुस्से में अनवी को मना तो कर दिया, पर सच बात तो ये थी कि उसका मन भी डिस्को जाने का कर रहा था। वो जब भी उससे मिला फॉर्मल ही मिला, कभी मीटिंग तो कभी किसी जरूरी बात को लेकर डिस्कशन, कभी हॉस्पिटल। ये पहली बार था जब वो बिना किसी काम के अनवी के साथ डिस्को जा सकता था। तभी व्हाट्सएप पर एक मैसेज चमका, मिस्टर मलिक एड्रेस सेंड कर रही हूँ, अगर मूड बने तो आ जाइएगा। एड्रेस देखकर आर्यन अपने आप में ही बड़बड़ाने लगा। इसका मतलब है कि आप चाहती हैं कि मैं वहां आऊं। मेरे मना करने के बाद भी आपने एड्रेस मुझे सेंड किया। इट्स ओके, एक बार मैं भी तो देखूं उस वरुण के साथ अब कितना एंजॉय करने वाली हैं। मैं जरूर जाऊंगा। पर अनवी, एक बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि ये तो मैं जानता ही हूँ कि आप वरुण और मोहिनी को पसंद नहीं करती, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आपको उनसे नफरत है। फिर वरुण के करीब जाने का नाटक करने की क्या जरूरत है? ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? यहाँ राय सिंह मेंशन में रिया यानी अनवी की माँ रत्ना जी कमरे में बंद पुरानी बातों को याद करके खुद में मजबूरी पर आंसू बहा रही थी। उन्होंने टटोलते हुए अपने पति इंद्रजीत सिंह की तस्वीर उठाकर अपनी गोद में रखी तो उनकी आंखों से बहते आंसू फोटो पर टप टप की आवाज के साथ गिरने लगे। रोते हुए वो खुद से ही शिकायत करने लगी, हे भगवान, मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया? ना तो मैं बेटी को संभाल पाई और ना ही अपने पति के लिए खड़ी होने की हिम्मत दिखा सकी। उस मोहिनी के जुल्म बढ़ते चले गए और हमारी आवाज दबती गई। हमने तो रिया और मोहिनी में कभी कोई अंतर नहीं किया। भूल ही गए थे कि मोहिनी हमारी सौतेली बेटी थी, पर उसने अपना सौतेलापन दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। पता नहीं अब मैं सुहागन बची भी हूँ या नहीं। क्या करूँ, किससे मदद मांगू? हे भगवान, इससे अच्छा तो यही रहेगा कि तू मुझे मौत दे दे। अब मोहिनी के जुल्म और नहीं सहे जाते। मैंने मोहिनी की कई सारी बातें मान ली, अपनी बेटी रिया को आवारा बच्चलन भी मान लिया, पर उसके लौट आने की आस कैसे छोड़ सकती हूँ? रिया, तू कहाँ है बेटा? वापस आ जा बेटा, इस परिवार को तेरी जरूरत है। तभी एक गार्ड ये कहते हुए अंदर आया, मैम, कोई रिया राय सिंह को पूछता हुआ उनसे मिलने के लिए आया है। रिया के जाने के 2 साल बाद आज कौन उसे पूछता हुआ आया था,
क्या अन्वी अपनी माँ को मोहिनी के अत्याचारों से बचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। इस वक्त मोहिनी रायसिंह मेंशन में मौजूद नहीं थी। रिया यानी अन्वी की मां रत्ना के साथ सिर्फ उनकी केयरटेकर थी। ऐसे में गार्ड अंदर आकर केयरटेकर से बोला, मैडम बाहर एक लेडी आई है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट लग रही है। मैंने कितना मना किया पर वो कह रही है कि जरूरी है, इस वक्त किसी फैमिली मेंबर से ही उसे बात करनी होगी। अब मैडम जी तो घर पर है नहीं, तो क्या कहूँ बाहर जाकर, वो बार बार रिया राय सिंह के बारे में पूछ रही है। ये बात रत्ना जी के कानों तक भी पहुंची। वो जानती थी कि मोहिनी घर पर नहीं है, इसलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मुझे बाहर ले चलो, रिया के बारे में कोई जो कुछ भी पूछ रही है उसे मैं बताऊंगी। केयर टेकर को भी समझ नहीं आया, उसे लगा कोई जरूरी इंक्वायरी है, मैडम को बाहर लेकर ही जाना पड़ेगा। उसने मोहिनी को फोन भी किया पर मोहिनी का फोन नहीं लगा और वो रत्ना का हाथ पकड़ते हुए वो उन्हें बाहर ले गई। बाहर बैठी एक सोशल वर्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते मैडम जी, मैं गवर्नमेंट इंक्वायरी करने आई हूँ। एक्चुअली रिया राय सिंह के बारे में कुछ जांच पड़ताल करनी थी। 2 साल से ना तो उन्होंने किसी गवर्नमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, ना ही वोटर लिस्ट में अपना नाम अपडेट करवाया, और अभी इतनी जरूरी वोटिंग थी ना उसमें वोट डालने आई। तो हम जानना चाहते हैं कि वो इस वक्त हैं कहाँ। तभी केयर टेकर ने आगे से जवाब दिया, मैडम उनके बारे में पूरा दिल्ली शहर जानता है, पर आप कौन से ग्रह से आई हैं जो नहीं जानती? वो 2 साल पहले घर से जा चुकी हैं। ये सुनकर ही सोशल वर्कर ने डांटते हुए कहा, स्टॉप इट मैडम, अपनी बकवास बंद कीजिए। ये कोई घरेलू लड़ाई नहीं है जहाँ रिया की तरफ से इस तरह के बयान देंगी आप। हमें रिटर्न में प्रूफ चाहिए कि रिया राय सिंह इस वक्त कहाँ है। देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ये सारी चीजें अपडेट की जाती हैं, इसलिए समय समय पर लोगों की एक्टिविटी जरूरी रहती है। आपके कहने भर से हम नहीं मान सकते कि वो घर से चली गई। घर से जाने के बाद भी कांटेक्ट कर सकती थी। तभी रत्ना जी ने रोते हुए कहा, मैडम आप मेरी बच्ची का पता लगाओ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। 2 साल पहले ये कहा गया था कि वो किसी के साथ भाग गई, पर मैं ये नहीं मानती। प्लीज आपसे मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप उसका पता लगाओ। इन तीनों के बीच बहस चल रही थी। ठीक उसी समय मोहिनी ने अपना मोबाइल उठाया और जब घर के कैमरे पर नजर डाली तो देखा कि रत्ना पूरे 2 साल बाद घर से बाहर आकर किसी के साथ बात कर रही थी। ये देखते ही मोहिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तुरंत गार्ड को फोन लगाते हुए डांटा, मैं ये सब क्या देख रही हूँ? माँ बाहर, वो भी किसी अजनबी लड़की के साथ बातें करते हुए। आखिर तुम्हें किस बात के पैसे दे रही हूँ मैं? ये सब क्या चल रहा है? जल्दी उस लड़की को बाहर निकालो और माँ को अंदर भेजो। उस केयर टेकर से तो मैं आकर बात करती हूँ। ये सुनते ही गार्ड ने तुरंत मोहिनी की बात को फॉलो करते हुए सबको अपनी अपनी जगह भेजा और अपनी ड्यूटी करने लगा। कुछ ही देर में मोहिनी बौखलाई सी घर आई और पैर पटकते हुए माँ के कमरे में जाकर केयरटेकर पर बरस पड़ी। तुम्हें कितना समझाया था कि इनके साथ किसी भी हालत में बाहर नहीं जाना, पर तुम्हारी बुद्धि घुटनों में है। आखिर और कितना समझाऊं तुम्हें कि इन्हें किसी अजनबी के साथ बात करने नहीं देना, और तुम इन्हें लेकर बाहर पहुंच गई। केयरटेकर ने डरते हुए कहा, मैम पर वो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट थी और हम उन्हें कैसे मना कर सकते थे? अगर वो अंदर आ जाती, पुलिस ले आती तो। बस मुझे सही लगा कि उन्हें बाहर ले जाकर जल्दी से उसे यहाँ से टरका दूं, कुछ उल्टे सीधे जवाब देकर अंदर ले आऊं, इसलिए मैं बाहर ले गई। आई एम सॉरी। मोहिनी ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तेरी सॉरी का मैं अचार डालूंगी? यू ब्लडी वुमेन, आज के बाद तू अपनी शक्ल मुझे बिल्कुल मत दिखाना, निकल जाए यहाँ से। इतना कहते हुए मोहिनी ने उसका सारा सामान उठाकर हॉल में फेंकते हुए कहा, ये ले अपना कचरा, इस घर में तेरा आखिरी दिन था, मुझे ऐसे मक्कार लोगों की जरूरत नहीं है। अभी इसी वक्त अपना सारा सामान उठा और निकल, तेरी सैलरी के जो पैसे हैं वो मैं भेज दूंगी। वो अपना सामान उठाकर वहां से चली गई और मोहिनी अंदर जाकर रत्ना जी पर चिल्लाने लगी, तो मिसेस राय सिंह, तुम्हें बड़ी याद आ रही है अपनी उस भगोड़ी बेटी की जो ड्राइवर के साथ मुंह काला कर गई? तुमने तो उस वक्त उसको मरा हुआ मान लिया था कि वो रिया हम सबके लिए मर गई। अगर हर पल इतनी याद आती है उसकी, तो तुम भी उसके पास क्यों नहीं चली जाती जहन्नुम में? मोहिनी जैसे ही जोर जोर से रत्ना जी पर बरसी कि कहीं से रोमियो भागता हुआ आया और मोहिनी के ऊपर चढ़ बैठा। रत्ना जी को दिखना तो लगभग बंद ही हो गया था, पर जब उन्होंने समझा कि रोमियो मोहिनी से भिड़ गया तो पुचकारते हुए उसे अपने पास बुलाने लगी।
क्योंकि वो जानती थी कि इसके बाद मोहिनी रोमियो का क्या हाल करेगी। उसे तो इस बेजुबान जानवर को दर्द देते हुए भी दया नहीं आती। तो उन्होंने घबराते हुए रोमियो को बुलाया। रोमियो, 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 इधर आओ, कम रोमियो, कूल डाउन। वो पुचकारते हुए वो बड़ी मुश्किल से रोमियो को शांत करवा पाए, लेकिन तब तक रोमियो ने पंजे के निशान मोहिनी के शरीर पर बना दिए थे। रोमियो की इस तरह की हरकतों से मोहिनी और भी बौखला गई। वो एक बार फिर चिल्लाने लगी, चौकीदार, गार्ड सब कहाँ मर गए? इस कुत्ते को यहाँ से लेकर जाओ, वरना मैं इसे यही शूट कर दूंगी। तभी गार्ड दौड़ता हुआ आया और वो जैसे तैसे रोमियो की रस्सी खींच कर ले जाने लगा। मोहिनी बहुत गुस्से में थी। उसने पास पड़ी एक चेयर उठाकर रोमियो को फेंक कर मारी और बेचारा बिलबिला कर रह गया। मोहिनी रोमियो के पंजों के दिए निशानों को सहलाते हुए गुस्से में कह रही थी, पता नहीं मैं इस कुत्ते को क्यों झेल रही हूँ, लगता है अब इसका भी दी एंड करना होगा। ये सुनकर रत्ना बुरी तरह रोने लगी। मोहिनी, क्या कह रही हो? क्यों इस बेजुबान जानवर पर अपना गुस्सा निकालती रहती हो? मोहिनी अचानक पलटकर अंदर आई और रत्ना के सामने खड़े होते हुए कहा, तो क्या करूं बुढ़िया, तेरे ऊपर गुस्सा निकालूं? तुम सबने मेरा जीना हराम कर दिया है। कभी मुझे चैन से रहने दोगे या नहीं? इस रोमियो को तो मैं जंगल में छुड़वा कर ही मानूंगी, और तेरे पास भी गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं। फिर जाकर अपनी बेटी के साथ रहना आराम से। ये सुनकर ही रत्ना का दिल घबरा गया। उसने रोते हुए मोहिनी से पूछा, सच बता, तूने रिया को कुछ किया तो नहीं? मेरी बच्ची के साथ तूने क्या किया, मुझे सच सच बता। मोहिनी बहुत गुस्से में थी। उसने पलटकर जवाब दिया, तुझे एक दिन पता चल जाएगा कि मैंने उस भगौड़ी के साथ क्या किया है। पर मेरी ये बात अच्छे से सुन ले, अगर आज के बाद तूने घर से बाहर निकलने के बारे में भी सोचा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ नहीं आता मुझे अपनी बात बार बार दोहरानी क्यों पड़ती है। क्या अपने पति इंद्रजीत के बारे में सोचना छोड़ दिया है तूने? या फिर एक बार फिर तुझे याद दिलवाऊं? अगर कोई भी ऐसी वैसी बात की ना तो बहुत जल्द एक खबर तुझे और मिल जाएगी उनके बारे में। इसलिए अब चुप रह, अपने मुंह पर ताला लगा ले। इतना कहते हुए मोहिनी बौखलाई हुई सी बाहर गई और जो उसका भरोसेमंद गार्ड था उससे सख्त शब्दों में कहा, गार्ड, मुझे कल तक एक ऐसी लड़की लाकर दो जो मेरे हिसाब से चले। इस बुढ़िया के बहुत पर निकल आए हैं, इसके पर तो काटने ही होंगे। जी मैडम, हम कल तक लाता है, उसने जवाब दिया। मोहिनी के घर पर हंगामा होने की खबर मिलते ही अनवी ने आर्यन को फोन कर कहा, आर्यन, एक गुड न्यूज है। हमने जैसा प्लान किया था, हमारी भेजी सोशल वर्कर ने जाकर वहाँ हंगामा किया और मोहिनी ने अभी के अभी उसको घर से निकाल दिया। लेकिन अब जल्दी ही हमें अपनी ट्रेंड की हुई नर्स को केयर टेकर बनाकर वहाँ भेजना है। ये कैसे करें मुझे समझ नहीं आ रहा है। आर्यन ने अनवी को तुरंत जवाब दिया, इस बारे में मैंने सोच लिया। असल में कुछ दिन पहले से मैंने पता कर रखा है कि मोहिनी का गार्ड बड़ा मनचला किस्म का आदमी है, तो हमें उसको उसके तरीके से फंसाना होगा और इसके जरिए ही हम राय सिंह हाउस तक पहुंचेंगे। अपनी ट्रेंड की नर्स को उसे पटाने के लिए कहेंगे। जब उसकी दोस्ती हो जाएगी तो गार्ड 100% उसी को सजेस्ट करेगा रत्ना की देखरेख के लिए। हाँ आर्यन, ठीक है, पर अगर ऐसा नहीं हुआ तो? डोंट वरी, पहले हमें कोशिश तो करने दो। ऐसा नहीं होगा मत सोचो। प्लान के मुताबिक गार्ड जब ड्यूटी से घर जा रहा होता है तो रास्ते में आर्यन की भेजी नर्स जानबूझकर उसकी मोटरसाइकिल से टकराती और गिर जाती। तब बेचारी बनकर कहती है, सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गया। गार्ड जब खूबसूरत सी भोली भाली लड़की को देखता है तो उसके आगे दाना डालते हुए कहता है, नहीं मैडम, कोई बात नहीं, बल्कि गलती मेरी है, मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। देखो ना आपको कितनी चोट लग गई। नर्स ने झूठे आंसू बहाकर बेचारी बनते हुए कहा, नहीं साहब, मेरी वजह से आपको चोट लगा है, पर क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मालिक ने मुझको नौकरी से निकाल दिया, इस वास्ते मैं बहुत टेंशन में था। तो काय को अपनी गलती मानता है। ये बात सुनते ही गार्ड की आंखों में चमक आ गई। उसने झट से पूछा, तुम क्या नौकरी करती थी? मतलब कि तुम्हें कौन सा काम आता है? नर्स ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर इसमें तू क्या कर पाएगा? अरे मेरी मैडम को भी एक लड़की की जरूरत है, अगर तुम कहो तो तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। नर्स ने इतराते हुए कहा, क्या सच्ची? तुम हमको काम दिलाएगा? हम काम करने के वास्ते रेडी है, और एक बार फिर से टकराने के वास्ते सॉरी। गार्ड नर्स की अदाएं देख उस पर लट्टू हो जाता और तुरंत कार्ड निकाल कर देते हुए कहता, समझिए आपका काम बन गया। मैं इस बंगले में गार्ड की जॉब करता हूँ। हमारी मैडम को लड़की की जरूरत है जो उनकी अंधी माँ की देखरेख कर सके।
अगर आप चाहें तो आप कल वहाँ आ सकती हैं। दूसरे दिन दोपहर में अनवी और आर्यन एक मीटिंग के लिए अपने ऑफिस में थे। वहाँ से निकलते हुए अनवी ने देखा कि उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसने निराश होते हुए कहा, ओ गॉड, इस गाड़ी को भी अभी खराब होना था। ड्राइवर, आप पहले से गाड़ी चेक करके क्यों नहीं रखते? कई बार एन टाइम पर हाथ खड़े कर देते हो। ड्राइवर ने नजर झुकाते हुए कहा, सॉरी मैडम, आगे से ऐसा नहीं होगा। आर्यन भी वहीं से अपनी गाड़ी बैक कर रहा था। उसने आकर अनवी को ऑफर दिया, मिस मेहरा, मैं आपको आपके घर छोड़ सकता हूँ। पर मिस्टर मलिक, आप तो यहाँ से दूसरी मीटिंग में जा रहे हैं। ऑफ कोर्स, बट आपके घर के पास से ही निकलूंगा, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ मोहिनी के घर पे गार्ड सुबह सुबह ही उस लड़की को लेकर आ जाता और झूठ बोलकर कि ये मेरी पहचान की है, उसे नौकरी के लिए रेकमेंड करता है। मोहिनी बैठकर उससे बात करने लगती। तभी मोहिनी का मोबाइल बज उठता और कोई उसे अनवी के बारे में इन्फॉर्म करता है। मोहिनी मोबाइल पर बिजी रहते हुए सामने बैठी लड़की का इंटरव्यू भी लेती रहती और बात भी करती रहती। बात करते हुए अचानक कुछ देर में मोहिनी उस लड़की की तरफ गुस्से में देखते हुए कहने लगी, कहीं तुम्हें भी तो अनवी ने ही नहीं भेजा? सच बताओ, क्या तुम भी अनवी के कहने पर ही तो यहाँ नहीं आई? इतना सुनते ही उस लड़की का चेहरा पसीने से भीग गया। क्या अनवी की भेजी लड़की रंगे हाथों पकड़ी जाएगी? क्या अनवी और आर्यन की ये चाल फ्लॉप हो जाएगी? क्या इस लड़की को मोहिनी रत्ना तक नहीं पहुंचने देगी? जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी ने फोन कान से चिपकाए हुए ही गुस्से में एक बार फिर पूछा, बोलो, तुम्हें भी अनवी ने भेजा है ना? ये सुनकर ही लड़की बहुत डर गई, पर उसने खुद को संभालते हुए कहा, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। किस अनवी की बात कर रही हैं? हम किसी अनवी को नहीं जानता। हम तो दिल्ली में नया आया है, बस 3 महीने हुए होंगे मुझे यहाँ आए। हम किसी के घर काम करता था, उसने नौकरी से निकाल दिया तो बस। तभी मोहिनी ने फोन कान से हटाया और लापरवाही से कहा, बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी स्टोरी। एक्चुअली वो सब मैं तुमसे नहीं कह रही थी। अभी गार्ड भी यहीं पर खड़ा था। अनवी नाम सुनकर वो भी घबरा गया। उसने डरते हुए कहा, मैम, पर आपने अचानक अनवी का नाम क्यों लिया? मोहिनी ने गार्ड को देखकर कहा, कुछ नहीं, एक्चुअली फोन पर कब से किसी की बकवास सुने जा रही हूँ। अनवी ने ये किया, अनवी ने वो किया, इस आश्रम के लिए इतनी सारी चैरिटी दी, उस अस्पताल के लिए इतना सारा डोनेशन दिया, मतलब जहाँ देखो बस अनवी का ही नाम है। तो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया कि कहीं तुम्हें भी तो अनवी ने नहीं भेजा है। मेरा और कोई मतलब नहीं था। इट्स ओके। ये बताओ, क्या तुम अच्छे से सारा काम कर सकती हो? नर्स ने कहा, यस मैम, हम सारा काम अच्छे से मैनेज करेगा। बाय गॉड, आपको शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगा। फिर ठीक है, तुम जाओ और जाकर उस बुढ़िया को संभालो। देखो, उसे ठीक से दिखता नहीं है तो तुम्हें हर पल उसके साथ ही रहना है, और अगर कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो तुम्हें नौकरी से निकालने में मुझे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। यहाँ अनवी आर्यन के साथ आगे बैठी और आर्यन ने एक्सेलरेटर दबाते हुए गाड़ी बढ़ा दी। गाड़ी जैसे ही बढ़ी कि एक रोमांटिक सा सॉन्ग प्ले होने लग गया, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। गाने के बोल सुनते ही अनवी ने भौवें चढ़ाकर आर्यन को देखते हुए कहा, मिस्टर मलिक, क्या इस सॉन्ग को चेंज कर सकते हैं? आर्यन ने झट से कहा, ओह सॉरी, वैसे मैंने ये नहीं लगाया, ये तो अपने आप ही एफएम पर आ रहा है। लीजिए, मैं अभी चेंज करता हूँ। आर्यन ने जैसे ही बटन दबाया कि दूसरा गाना शुरू हो गया, हुस्न के लाखों रंग। अनवी ने खुद को चिल करते हुए कहा, मिस्टर मलिक, क्या कर रहे हैं आप? चेंज द सॉन्ग। आर्यन ने भड़बड़ाते हुए जैसे ही बटन पर उंगली रखी कि अगला गाना बजने लगा, बाहों में चले। इस बार आर्यन ने बिना कुछ कहे ही बड़बड़ाते हुए एफएम का स्विच ऑफ किया। तब जाकर ठंडी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड मिस अनवी, अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, मैंने एफएम का स्विच ऑफ कर दिया। अब आर्यन गाड़ी पर फोकस करने लगा था और आर्यन को इस तरह से रिलैक्स देख अनवी के होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। आखिर उसके मुंह से निकल ही गया, इट्स ओके मिस्टर मलिक, वैसे आपकी गलती नहीं थी, एफएम ही अपनी मर्जी से कर रहा था। अब दोनों एक अच्छे मूड के साथ बातें करने लगे। गाड़ी अपनी स्पीड से दौड़ रही थी, लेकिन अचानक गाड़ी में ब्रेक लगाना पड़ा क्योंकि सामने ट्रैफिक की लंबी लाइन थी। चौराहे पर लाल बत्ती जल चुकी थी। आर्यन के मुंह से निकला, ओह शिट, पता नहीं कब तक यहाँ फंसा रहना पड़ेगा। अनवी ने बड़ी बड़ी पलकें उठाकर आर्यन को देखते हुए कहा, मिस्टर मलिक, आप इतनी जल्दी टेंस क्यों हो जाते हैं? रिलैक्स, हमारी तरह और भी सैकड़ों लोग यहाँ पर हैं।
और हाँ, एक बार फिर से एफएम प्ले कर दीजिए, पर चैनल बदल कर, शायद कुछ अच्छे सॉन्ग सुनने को मिल जाए। ये कहते हुए अनवी मुस्कुरा दी। आर्यन ने एक बार फिर से सॉन्ग प्ले कर दिया और दोनों चुपचाप बैठकर गाना सुनने लगे। तभी इनकी गाड़ी से 2 गाड़ी छोड़कर तीसरी गाड़ी वरुण की भी लग चुकी थी। वो भी बस ट्रैफिक खुलने का वेट कर रहा था। वरुण ने जैसे ही चारों तरफ नजर घुमाई तो देखा कि अनवी आर्यन सॉन्ग सुनते हुए बड़े अच्छे मूड में गाड़ी के अंदर हैं। ये देखते ही वरुण को एक कांटा सा चुभ गया। उसने स्टीयरिंग पर हाथ पटकते हुए कहा, ये आर्यन क्यों हर वक्त अनवी के पास ही मंडराता रहता है? लगता है अब आर्यन ही मेरा खेल खराब करेगा। कहाँ मैं अनवी को अपने चक्कर में फंसाने के लिए तैयार बैठा हूँ, पर ऐसा ना हो आर्यन मलिक बाजी मार ले। वैसे भी ये दिल्ली का मोस्ट बैचलर है, अगर इस तरह अनवी को भाव देता रहा तो मैं रह जाऊंगा और ये ले जाएगा इस सोनपरी को। नो, ये सोनपरी तो मेरी ही होगी, जिससे मैं आराम से सोने के महल में रह सकूं। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, पर मैं करूं क्या? वहाँ मोहिनी ने मेरी जान खा रखी है और यहाँ अनवी हाथ से निकल रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं कहीं का ना रहूं, पर मोहिनी को पहले संभालना जरूरी है। मुझे कुछ तो प्लान करना होगा जिससे मोहिनी की जायदाद के साथ साथ अनवी मेहरा भी मेरे अंटे में आ जाए। खैर, इस वक्त वरुण को शब्दों के बाड़ों से ही काम चलाना पड़ा, क्योंकि यहाँ गाड़ी के अंदर कुछ और कर भी नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक खुला और सब अपने अपने रास्ते चल गए। आर्यन अनवी भी घर पहुंच चुके थे। अनवी ने आर्यन को कॉफी के लिए ऑफर किया। मिस्टर मलिक, क्या मेरे घर की कॉफी पियेंगे? इस बार पता नहीं क्यों पर आर्यन ना नहीं कर पाया। वो कार पार्क करते हुए सीधा कार से बाहर आया और कहा, ठीक है मिस मेहरा, पर मेरी एक शर्त है। आज मैं आपके हाथ की कॉफी पीऊंगा। आपको कॉफी बनानी आती तो है? इस बात पर अनवी हंस दी। ऑफ कोर्स मिस्टर मलिक, मुझे कॉफी बनानी आती है, बट कोल्ड कॉफी। कोल्ड कॉफी का नाम सुनकर एक बार फिर आर्यन के दिमाग में उसे झटका। उसे अच्छी तरह से याद था कि रिया भी कोल्ड कॉफी ही पीती थी। आर्यन अंदर जाकर एक शानदार बड़े से हॉल में अनवी का वेट करने लगा। आज मिस्टर मेहरा घर पर नहीं थे, पर अनवी के घर में नौकरों की फौज थी। बाहर बॉडीगार्ड, कुक, क्लीनर और भी कितना सारा स्टाफ था। इन दोनों के जाते ही सब जी हजूरी करने लगे, लेकिन अनवी ने अपना बैग रखते हुए कहा, प्लीज आप लोग जाकर अपना काम देखिए, हमारे लिए कॉफी मैं बना रही हूँ। ये सुनते ही सभी अपनी जगह चले गए। कुछ देर बाद अनवी शेक कप में 2 कॉफी लेकर हॉल में आ चुकी थी। जिस स्टाइल से खड़े होकर उसने कॉफी को हिलाते हुए कॉफी को गटका, आर्यन बस उसकी तरफ देखते हुए सोचता रह गया। और आर्यन के मुंह से निकला, रिया? अनवी ने अचानक कहा। जी, आपने कुछ कहा? आई एम सॉरी, पर मेरी फ्रेंड रिया अक्सर ऐसे ही कॉफी पीती थी। वो कॉलेज में कप में कॉफी बनाकर लाती थी, जहाँ हम सब हॉट कॉफी एंजॉय करते थे, लेकिन वो अपने बैग से कप निकालकर कोल्ड कॉफी पीती थी। तो मुझे उसकी याद आ गई। पता नहीं, कई बार ऐसा होता है जब मैं आपको देखता हूँ तो रिया को इमेजिन करने लगता हूँ। ऐसा क्यों होता है मैं खुद भी नहीं जानता, पर आपकी कितनी सारी एक्टिविटी रिया से मैच करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि... क्या मिस्टर मलिक, आप कहना क्या चाहते हैं? जैसे अनवी की चोरी पकड़ी गई हो। आर्यन ने इत्मीनान से कुछ सोचते हुए कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपनी फ्रेंड को बहुत ज्यादा मिस करती हो और इसीलिए उसकी हर बात को करीब से महसूस करने के लिए उसके जैसे हरकतें करने लगती। नहीं मिस्टर मलिक, ऐसा नहीं है, अनवी ने आराम से जवाब दिया। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पर किसी के जैसे कभी नहीं बन सकते। हमारी एक पहचान होती है। हाँ, पर हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभी मजबूरी में हमें अपनी पहचान छुपानी भी पड़ती है। ये बात कहते हुए अनवी के चेहरे पर एक उदासी छा गई थी। कॉफी पीकर जब आर्यन वापस जाने लगा तो उसका फोन बज उठा। 2-4 मिनट फोन पर बात करने के बाद आर्यन अनवी को बताता है, मिस मेहरा, हमारा काम पूरी तरह से सेट हो गया। हाँ आर्यन, ये खबर आप मुझे पहले बता चुके हैं। हाँ, पर एक दूसरी खबर है। एक्चुअली जो केयर टेकर हमने अनवी के यहाँ भेजी है वो एक ट्रेंड नर्स है। उसने प्रोफेशनली नर्स की ट्रेनिंग ली है। इनफैक्ट एक अस्पताल में 2 साल काम भी कर चुकी है। इसलिए मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास कोई और नहीं था। उसने गार्ड को अच्छी तरह से अपने जाल में फंसा लिया है और अब गार्ड वही करेगा जो वो कहेगी। तो अब रत्ना जी के मेडिसिन पर, उनकी हेल्थ पर प्रॉपर ध्यान देगी। सो डोंट वरी, आप उनकी तरफ से निश्चिंत हो जाइए। अगर मोहिनी कुछ भी गड़बड़ कर रही होगी तो हमें टाइम टू टाइम खबर मिलती रहेगी। ये सुनकर अनवी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई कि वो उसकी माँ के लिए कुछ तो अच्छा कर पाई, लेकिन अपनी भावनाएं वो दिखा नहीं सकती थी। इसलिए उसने धीरे से कहा, थैंक्स मिस्टर मलिक कि आप अपनी दोस्त रिया के लिए इतना कुछ सोच रहे हैं। हर किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता। कुछ देर बाद आर्यन अपने घर निकल चुका था और अनवी अपने रूम के अंदर आ गई।
ऊपर आते ही अन्वी को केयर टेकर के द्वारा मैसेज मिलता है। मैम, रत्ना राय सिंह को अननेसेसरी मेडिसिन खिलाई जा रही है जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है। ये मेडिसिन उनकी हेल्थ पर बहुत बड़ा असर छोड़ सकती है, बहुत सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं और हमें इस बात की गहराई तक पहुंचना होगा। ये सुनकर अन्वी का दिल दर्द से फटा जा रहा था कि उसकी माँ महारानियों की तरह रहती थी और अब उनकी ये हालत सिर्फ मोहिनी की वजह से है। मोहिनी, तुम और कितना गिरोगी? अन्वी ने एक दूसरे नंबर से नर्स को मैसेज किया, तुम किसी भी तरह चुपचाप माँ का ब्लड सैंपल लेकर मुझे ला कर दो, मैं अपने तरीके से उनके सारे टेस्ट करवाऊंगी। नर्स मैसेज पढ़ ही रही थी कि अचानक सामने से आती हुई मोहिनी उससे टकराती और उसका मोबाइल जमीन में गिर जाता। मोहिनी चिल्लाते हुए कहती, एक दिन नहीं हुआ यहाँ आए और अंधों की तरह चल रही हो, ऐसे में तो उस संधि को क्या ही संभालेगी। केयर टेकर झट से माफी मांगकर रिक्वेस्ट करती है, सॉरी मैम, गलती हो गया, दोबारा हम ध्यान रखेगा। यहाँ वरुण आज फिर वकील से मिलने गया और जैसे ही पेपर्स लिए तभी किसी ने उसकी फोटो क्लिक की। वरुण को कुछ तो फील हुआ पर उसने चारों तरफ देखकर तसल्ली कर ली कि सब कुछ ठीक है और पेपर लेकर घर आ गया। पेपर्स में लिखा था कि मोहिनी ने कुछ पर्सनल लोन के बदले अपनी सारी जायदाद वरुण के पास गिरवी रखी है और अब इन्हीं पेपर पर वरुण धोखे से मोहिनी के साइन लेने वाला था। वरुण ये देखकर बहुत खुश था कि उसका काम आधा तो हो ही चुका, बस मोहिनी के साइन होने बाकी हैं। फिर मोहिनी को मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगा, बिल्कुल वैसे जैसे कि वो मुझे नचा रही है। यहाँ ऑफिस में मोहिनी के मोबाइल पर आर्यन ने प्राइवेट नंबर से कुछ फोटो भेजी। ये वही फोटो थी जिनमें वरुण वकील को पेपर्स दे रहा था। ये देखकर ही मोहिनी का चेहरा फीका पड़ गया क्योंकि वो इस वकील को पहली बार देख रही थी और वरुण के चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो कोई साजिश रच रहा है। फोटो देखकर सारे हालात समझते हुए मोहिनी ने खुद से ही कहा, मिस्टर वरुण, आपके जो भी अरमान है पूरे कर लीजिए, लेकिन जब आपके अरमान पूरे हो जाएंगे और रिजल्ट आपके सामने आएगा तब आप धोबी के कुत्ते बने हुए नजर आएंगे, घर के रहेंगे न घाट के। मोहिनी गुस्से में वरुण से मिलने निकल गई और यहाँ अन्वी को एक बार फिर अच्छा मौका मिला था वरुण मोहिनी के खिलाफ गलतफहमी पैदा करके फायदा उठाने का और इसी बीच उसने नर्स को मिलने बुलाया और ब्लड सैंपल ले लिया। मोहिनी गुस्से में वरुण के ऑफिस पहुंची और वरुण का कॉलर पकड़कर सबके सामने ही कहा, वरुण, तुमने सोच भी कैसे लिया तुम मुझे धोखा दोगे? क्या ब्लड सैंपल से अन्वी को रत्ना जी के बारे में कुछ पता चलेगा? क्या मोहिनी और वरुण के बीच दूरियां पैदा हो जाएंगी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी ने जैसे ही वरुण का कॉलर पकड़ा, वरुण के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और वो घबराया हुआ मन ही मन बुदबुदाने लगा, कहीं मोहिनी को पता तो नहीं चल चुका मैंने वो पेपर्स बनवाए और उसकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हूँ। ऐसा है तो मुझे अभी ये बात संभालनी होगी, वरना मैं धोबी का कुत्ता बन जाऊंगा और न मोहिनी का रहूंगा न ही अन्वी का। और वरुण ने मोहिनी के दोनों हाथ पकड़कर ठंडी आवाज में कहा, मोहिनी, आई एम सॉरी, वो दरअसल मैं ये बात तुम्हें बताने ही वाला था, तुम जैसा सोच रही हो वैसा। वरुण ने इतना कहा ही तभी मोहिनी को जोर जोर से हंसते देख वो चौंक गया और कुछ समझ नहीं पाया। मोहिनी ने कॉलर छोड़ दिया था और हंसे जा रही थी। ये देख वरुण और बाकी सभी लोग जो दूर से सब देख रहे थे, सबको यही लगने लगा मोहिनी पागल तो नहीं हो गई। मोहिनी, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? वरुण ने आश्चर्य जताया। मोहिनी ने अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बताया, हंसू ना तो क्या करूं, मैं तो मजाक कर रही थी, पर तुमने अपनी शक्ल देखी है, कैसे चेहरे पर 12 बज गए और माथे पर देखो पसीना आ गया है। वरुण ने झट से अपने माथे को हाथ लगा देखा और फिर अपना रुमाल निकाल पसीना पोंछने लगा। वरुण, तुम तो ऐसे डर गए हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। मैं तो मजाक में कह रही थी, और तुम्हारे चेहरे के उड़ते रंग को देख लग रहा है तुमने सच में मुझे धोखा दिया है। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? मोहिनी ने वरुण के गाल पर हाथ रख पूछा। नहीं नहीं तो मैं बोला तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? तुम थोड़ी ना भीगी बिल्ली हो जैसे धोखा दे कोई बच्चा है। तुम तो शेरनी हो, शेरनी, और कोई भी शेरनी के मुंह में हाथ डाल अपनी जान जोखिम में थोड़े न डालेगा। वरुण को जैसे ही पता चला मोहिनी मजाक कर रही है, वो नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। सही कहा तुमने, मुझ जैसे शेरनी को धोखा देने की किसी ने हिम्मत भी की तो उसकी खैर नहीं। मैं उस पर ऐसे पंजा मारूंगी कि उसकी रूह कांप उठेगी। मोहिनी ने शातिराना मुस्कान के साथ कहा। वरुण फिर आराम से कुर्सी पर बैठ गया और पूछने लगा, वैसे तुम सिर्फ मजाक करने आई थी? मैं तो तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने आई थी।
मोहिनी वरुण को देख मुस्कुराने लगी। वरुण असमंजस भरी नजरों से मोहिनी को देखने लगा। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें धोखा दूंगा? मैंने ऐसे कब कहा? मैं तो ये देखने आई हूँ कि तुम सच में बिजी हो या यूं ही बिजी होने का टैग लगाकर घूमते हो। अगर आज तुम बिजी हो भी तो मैं पहले ही बता देती हूँ, आज शाम हम मूवी देखने जाएंगे। कितने दिन हो गए हमें कोई मूवी देखे, पर आजकल तो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं होता। मोहिनी मूवी का बहाना बनाते हुए शिकायत करने लगी। ओह, तो इसलिए तुम ऑफिस आई? ठीक है, आज मैं अपना काम जल्दी कर तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगा। अब तो तुम खुश हो ना? वरुण ने मोहिनी के मूड को ऑन रखने हामी भर दी। मोहिनी ने स्माइल दी और फिर जाने लगी। ऑफिस से बाहर जाते ही मोहिनी ने अनजान शख्स को मैसेज किया। मैंने वरुण से अभी कुछ नहीं कहा, पर अगर तुम्हारी बात झूठ निकली तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और फिर मोहिनी खुद में ही बुदबुदाने लगी। पिछले कुछ दिनों से वरुण की हरकतें मुझे उस पर शक करने को मजबूर कर रही हैं। और वो वकील से पेपर्स लेती फोटो, आई डोंट थिंक सो कोई उस फोटो को एडिट करेगा, वो भी मेरे और वरुण के बीच सिर्फ छोटी मोटी नोक-झोंक करवाने। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है इस बार ये अनजान शख्स वाकई शुभ चिंतक बन गया है, वरना वो मुझे फोटो ही ना भेजता। फिर मोहिनी ने वरुण की फोटो पर एक नजर डाली। वरुण, मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती हूँ, जब तुम मुझसे पेपर साइन करवाने लाओ तब। इसलिए मैंने अभी कुछ नहीं कहा और बात बदल दी। पर अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम शायद भूल गए हो, मैं तुमसे 10 कदम आगे का सोच रखती हूँ और मुझसे ही छोटी मोटी चालें सीख मुझ पर ही अपना रहे हो। ये तो वही बात हो गई, मेरी बिल्ली मुझे ही पंजा मार रही है। मैंने तुम्हें बातों बातों में चेतावनी तो दे दी, पर अगर तुम ना सुधरे तो फिर तुम्हारी चाल तुम पर ही उल्टी पड़ेगी। दूसरी ओर आर्यन एंड अनवी मिसेस राय सिंह के ब्लड सैंपल का टेस्ट करवाने हॉस्पिटल पहुंच चुके थे और अपने प्राइवेट नंबर वाले फोन पर मोहिनी का मैसेज देख आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, अनवी, हमारा प्लान काम कर रहा है। मोहिनी का ध्यान इस वक्त वरुण और उसकी करतूतों पर है और उसने वरुण से धोखे को लेकर कुछ नहीं कहा। अब जब तक उसका ध्यान वरुण पर है, हमें आगे के प्लान को अंजाम दे देना चाहिए। पर आगे क्या करना है ये तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स आने के बाद ही तय कर सकते हैं, अनवी ने कुछ उदास लहजे में कहा। वो अपनी माँ की रिपोर्ट्स को लेकर बहुत चिंतित होने लगी। कुछ देर से डॉक्टर बाहर आ बताने लगा, नॉर्मल चेकअप से तो कुछ पता नहीं चल पाया है, इसलिए मैंने कुछ टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल भेज दिया है। रिपोर्ट जैसे ही आएगी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। डॉक्टर प्लीज थोड़ा जल्दी बताइएगा। अनवी को ये जानने की जल्दी थी उसकी माँ को कोई जहर तो नहीं दिया जा रहा। ऑफिस में वरुण मोहिनी के जाने के बाद खुद में बुदबुदाने लगा। एक पल के लिए तो मुझे ऐसे लगा मानो मोहिनी सब जान गई हो और आज तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। थैंक गॉड वो मजाक कर रही थी और उसे कुछ पता नहीं है। पर इससे पहले उसे भनक भी लग जाए मैं क्या करने जा रहा हूँ, मुझे वो पेपर छिपा कर रखने होंगे कोई ऐसी जगह जहाँ मोहिनी को शक ही ना हो और मोहिनी से ये बात छिपी रहे। बस एक बार मोहिनी के साइन हो गए तो फिर मुझे उससे डरने की कोई जरूरत नहीं और वो मेरी मुट्ठी में होगी। वरुण मोहिनी की प्रॉपर्टी हड़प कर उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहता था और उसे लगा मोहिनी के पास जब कुछ ना होगा तो मोहिनी को वही करना होगा जो वो कहेगा। फिर उन पेपर्स को हाथ में लिए सोचने लगा, पेपर्स तो तैयार हैं, बस एक साइन की जरूरत है और फिर वही होगा जो मैं चाहूंगा। पर मोहिनी होश में तो इन पेपर्स पर कभी साइन नहीं करेगी और बेहोशी में सिर्फ अंगूठा ही लगा सकती है। पर उसका अंगूठा लगवाऊंगा तो वो मुझे 2 सेकंड में गलत साबित कर कानूनी रूप से वापस अपनी प्रॉपर्टी ले लेगी। इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना होगा ताकि साइन भी हो जाए और मोहिनी को शक भी ना हो। उधर अनवी अपने घर जाकर भी टेंशन लेने लगी और आज उसे रिपोर्ट्स के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। अनवी इधर से उधर चक्कर लगाने लगी। पता नहीं माँ के रिपोर्ट्स में क्या आएगा। मोहिनी ने माँ को भी कोई स्लो पॉइजन दिया है। मोहिनी का कोई भरोसा नहीं, वो माँ के साथ कुछ भी कर सकती है। जब उसने अपने पापा के साथ इतना बुरा किया तो वो मेरी माँ के साथ कुछ भी करने से थोड़ी ही चूकेगी। अनवी रिपोर्ट्स को लेकर इसी तरह बेचैन होने लगी। शाम के समय जैसे ही उसका फोन बजा, डॉक्टर का नाम फ्लैश होते देख अनवी ने झट से फोन उठाया और पूछने लगी, डॉक्टर्स रिपोर्ट्स आ गई? जी हाँ, आप रिपोर्ट्स लेने आ जाइए। आपके कहने पर मैंने स्पेशली ये रिपोर्ट सबसे पहले बनाने को कहा। अनवी मेहरा की खबरें आए दिन न्यूज और अखबारों में आती रहती, जिस कारण डॉक्टर भी अनवी को जानता था। इसलिए अनवी के जोर देकर कहने पर डॉक्टर से जितना जल्दी हो पाया रिपोर्ट्स रेडी करवाई। डॉक्टर से बात करते ही अनवी ने आर्यन को फोन मिलाया और बताने लगी, आर्यन रिपोर्ट्स आ गई हैं और मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच रही हूँ। अच्छा, मैं भी वहाँ पहुँचता हूँ। आर्यन का जवाब सुनकर अनवी ने कहा,
अगर आप किसी काम में बिजी हैं तो रहने दीजिए, मैं डॉक्टर से अकेले ही मिल लूंगी और डॉक्टर ने क्या कहा बता दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। आर्यन रिया का पता लगाने और सच जानने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मिसेस राय सिंह के रिपोर्ट्स को लेकर जितनी जल्दी अन्वी करने लगी उतनी ही आर्यन को भी जल्दी थी। दूसरी ओर वरुण मोहिनी के घर पहुंच गया और मोहिनी को सोफे पर बैठा देख कहने लगा, मोहिनी तुम अब तक रेडी नहीं हुई? तुम भूल गई आज हमें मूवी देखने जाना है। याद है मुझे, वो मैं बस बिजनेस को लेकर कुछ सोच रही थी। मोहिनी बिजनेस के टेंशन में भूल गई थी उसे मूवी देखने जाना है, पर वो खुद को भुलक्कड़ बताने की इच्छुक न थी और मोहिनी ने किसी नौकर को ऑर्डर दिया, सर के लिए हॉट कॉफी ले आओ। वरुण तुम कॉफी लो, मैं यूं जाती हूँ और फटाफट से रेडी होकर आती हूँ। मोहिनी फिर झट से रूम में जाने लगी। वरुण हॉट कॉफी एंजॉय कर रहा था। तभी मोहिनी रेडी हो आई और कहने लगी, अगर कॉफी हो गई हो तो चले। मोहिनी की डिजाइनर ड्रेस और हेयर स्टाइल को देख वरुण की आंखें चमक उठी और वो मोहिनी के पास आ कहने लगा, हॉट कॉफी से ज्यादा हॉट तुम लग रही हो। आज तो मेरी नजरें मूवी पर नहीं तुम पर ही टिकी रहेगी। ये झूठी तारीफें करने की जरूरत नहीं, सच तो थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। इतना कह मोहिनी बाहर की ओर चल पड़ी। मोहिनी तुम हॉट जरूर हो, पर अन्वी मेरा जितनी नहीं और तुम्हारा स्टैंडर्ड अन्वी जितना ऊंचा भी नहीं है। सॉरी टू से, बट वेरी सून आई विल लीव यू। वरुण के दिलो दिमाग पर अन्वी की खूबसूरती और पैसों का लालच छा चुका था, इसलिए वो मोहिनी को भी छोड़ देने की प्लानिंग करने लगा। बीच सड़क पर सिग्नल की वजह से जैसे ही गाड़ी रुकी तभी मोहिनी का फोन रिंग होने लगा और सुमित का फोन देख मोहिनी ने झट से उठा लिया। मैम, एक बहुत जरूरी खबर आपको देनी है। अन्वी मैम कुछ देर पहले फोन पर रिपोर्ट्स के बारे में बात कर रही थी और बात करते हुए 2-3 बार उन्होंने मिसेस राय सिंह का भी जिक्र किया है। पूरी बात तो मैं सुन नहीं पाया, पर वो किसी को सिटी हॉस्पिटल आने कह रही थी और खुद भी सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सुमित ने झट से सारी बातें बता दी। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये खबर दे दी, मैं उसी रास्ते में हूँ। और फोन काटते हुए मोहिनी ने वरुण से कहा, वरुण अभी हम मूवी देखने नहीं जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम? मूवी देखने जाने के लिए तुम मुझे ऑफिस आकर कह रही थी और जब मैं फ्री हो साथ चल रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो। अगर तुम्हें मूवी देखने ही नहीं तो पहले बता देती। इस तरह झूठ बोलकर मुझे टेस्ट कर रही हो तुम। वरुण ऐसे दिखाने लगा मानो उसने अपने बिजी शेड्यूल में से कीमती समय निकाला हो, वो भी खास मोहिनी के लिए। इतना भी ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा अभी हम मूवी देखने नहीं जाएंगे, पर कुछ देर बाद तो जा ही सकते हैं। अभी फटाफट गाड़ी सिटी हॉस्पिटल की ओर ले लो, हमारा वहाँ जाना बहुत जरूरी है। मोहिनी वरुण की रग रग से वाकिफ थी, इसलिए वरुण की ओवर एक्टिंग को 1 सेकंड में पहचान गई वो। वरुण ने सिटी हॉस्पिटल का रास्ता ले लिया और पूछने लगा, पर अचानक हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं तो अन्वी को लेकर बेचैन हूँ। वो इस वक्त सिटी हॉस्पिटल गई है और मिसेस राय सिंह को लेकर कुछ कह रही थी। मोहिनी इस वक्त एक ही सवाल से परेशान थी, अन्वी को मिसेस राय सिंह से क्या करना, और ये सवाल मोहिनी को बेचैन करने लगा। वही अन्वी और आर्यन डॉक्टर के सामने बैठे मिसेस राय सिंह की रिपोर्ट्स में क्या आया जानने लगे और डॉक्टर कई बातें बारीकी से समझाने लगे। अनेकों बातें अन्वी और आर्यन के चेहरे को चौंका रही थी और अन्वी ने अंत में पूछ ही लिया, डॉक्टर एक बार मिसेस राय सिंह को सीधे आपके पास ला दे तो क्या आप डायरेक्ट उनका चेकअप कर ये क्लियर कर सकते हो? हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक तो 50-50 चांस है, पर एक बार उनके कुछ और टेस्ट कर लें तो पता चल जाएगा उनकी आंखों का इलाज कितने % सक्सेसफुल रहेगा। डॉक्टर ने झट से जवाब दिया। ठीक है डॉक्टर, एंड थैंक यू, आपने रिपोर्ट्स इतनी जल्दी रेडी करवा मेरी बहुत बड़ी हेल्प की है, वरना रिपोर्ट्स को लेकर मुझे काफी बेचैनी हो रही थी। रिपोर्ट्स को लेकर अन्वी की बेचैनी दूर हो गई और उसका मकसद अब मिसेस राय सिंह का चेकअप करवाना था। तभी आर्यन ने भी थैंक्स कहते हुए कहा, मैं भी वैसे काफी बेचैन था, पर रिपोर्ट जानकर कुछ तसल्ली हुई है। फिर दोनों भी केबिन से निकले और इसी बीच आर्यन का फोन बजा। आर्यन फोन पर बात कर फिर आगे चलने लगा। तभी अचानक अन्वी किसी से टकराई और जैसे ही वो सॉरी सॉरी कहने लगी, मोहिनी को सामने देख उसके होश उड़ गए। अन्वी के हाथ से रिपोर्ट छूट कर नीचे गिर गई और मोहिनी नीचे झुक रिपोर्ट्स उठाते हुए रिपोर्ट्स में किसका नाम है देखने लगी। ये देख अन्वी घबरा गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। हे भगवान, मोहिनी ने रिपोर्ट्स देख ली तो गड़बड़ हो जाएगी। ये अचानक कहाँ से हॉस्पिटल आ गई? प्लीज बचा लेना मुझे। डर और घबराहट के मारे अन्वी का दिमाग काम ही नहीं कर रहा था और वो हिम्मत भी जुटा नहीं पाई मोहिनी को रोकने की। क्या मोहिनी रिपोर्ट्स देख सच जान जाएगी? अन्वी मिसेस राय सिंह का ब्लड टेस्ट करवा सच जानने में जुटी थी। क्या अब अन्वी को अपने रिया होने का सच बताना होगा?
इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी ने रिपोर्ट्स देखी तो उसमें किसी और का नाम था। वो अनजान बनते हुए अनवी की ओर रिपोर्ट्स बढ़ाकर कहने लगी, आई एम सॉरी, वो मैं गलती से टकरा गई। वैसे अनवी, तुम और आर्यन एक साथ हॉस्पिटल में? मोहिनी का सवाल सुनकर अनवी ने आंखें खोली और झट से रिपोर्ट्स लेकर देखने लगी। इससे पहले अनवी कुछ कहती आर्यन ने कहा, वो मेरी बुआ का मैंने टेस्ट करवाया था और रिपोर्ट्स लेने ही आया था। अनवी को भी कुछ वीकनेस होने लगी तो वो भी एक बार चेक करवाने साथ आ गई। ओह, तो इसलिए आप दोनों साथ हैं। एक पल के लिए तो मुझे लगा आप दोनों ने हॉस्पिटल में भी बिजनेस का काम शुरू कर दिया, वरना दो बिजी पर्सन एक साथ हॉस्पिटल में थोड़ी ना आते। वरुण फीकी मुस्कान के साथ कमेंट पास करने लगा। हालांकि मन ही मन वो आर्यन से जल रहा था, क्योंकि उसे आर्यन का अनवी के साथ होना खटकते रहता। मोहिनी, हमने तो अपना रीजन बता दिया, पर तुम दोनों सेम टाइम पर सेम जगह? अनवी को जब लगा बात संभल गई है तो वो मोहिनी से पूछताछ करने लगी। मोहिनी और वरुण तुरंत सोच में पड़ गए। उनके पास बोलने के लिए कुछ न था। आर्यन भी जानबूझकर पूछने लगा, क्या तुम दोनों की भी हालत खराब हो गई या हमारे चक्कर में हॉस्पिटल आने का कारण ही भूल गए हो? मोहिनी और वरुण ने एक साथ जवाब दिया, मेरा एक दोस्त यहाँ एडमिट है, इसलिए मैं भी। अनवी आंखों से आश्चर्य जताने लगी, तुम लोगों का एक दोस्त एडमिट है? कितनी अजीब इत्तेफाक है ना। हम सब एक ही समय एक ही हॉस्पिटल में हैं, वो भी अलग अलग रीजन से। एक्चुअली वरुण और मेरा एक ही दोस्त है, वो हम दोनों का दोस्त है और हम उससे ही मिलने आए थे, है ना वरुण? मोहिनी अनवी को रंगे हाथों पकड़ने आई थी, पर अब वो खुद शक के दायरे में आ गई। हाँ, मोहिनी ठीक कह रही है। मोहिनी, आई थिंक हमें चलना चाहिए, हमारा दोस्त इंतजार कर रहा होगा। वरुण को लगने लगा अगर वो कुछ देर वही रुका तो बातों बातों में कोई तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर वरुण और मोहिनी जल्दी से एक ओर चल पड़े और वरुण मोहिनी को डांटने लगा, मोहिनी, तुम भी ना कभी कभार बेवकूफों वाली हरकतें करती हो। क्या जरूरत थी मुझे हॉस्पिटल लाने की? अच्छा खासा हम मूवी देखने जा रहे थे, पर तुम्हें पता नहीं किसका फोन आया और बीच रास्ते से हॉस्पिटल चलने कहा। देख लिया यहाँ आने का नतीजा। तुम इतना भड़क क्यों रहे हो यार? मुझे सुमित ने बताया अनवी मिसेस राय सिंह को लेकर कुछ बात कर रही थी और फिर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। अब मिसेस राय सिंह से अनवी का क्या लेना देना? इसलिए मुझे कुछ गड़बड़ लगी और मैं यहाँ चली आई, पर रिपोर्ट्स में तो किसी और का नाम था। ये सब गलती उस सुमित की है, बिना ठीक से सुने कुछ भी कह देता है। तुम रुको, अभी मैं उसकी खबर लेती हूँ। मोहिनी, खबर बाद में लेना, पहले चलो यहाँ से। अगर वो आर्यन और अनवी फिर सामने आ गए और दोस्त के बारे में पूछने लगे तो क्या करेंगे? वरुण की बात सुन मोहिनी ने भी हामी मिलाई। वरुण, तुम ठीक कह रहे हो। पहले वो अनवी गरीबों को लेकर हमदर्दी जताती है और जब देखो चैरिटी डोनेशन करने में लग जाती है। उसका बस चला तो वो हमारे दोस्त की हेल्प करने भी आ जाएगी। वही अनवी रिपोर्ट्स में किसी और का नाम देख हैरान थी। तभी आर्यन ने बताया, दरअसल वरुण के यहाँ आने की खबर मुझे मिल गई थी, इसलिए मैंने फोन काटते वक्त ही रिपोर्ट्स अदला बदली कर दी और तुम्हें दूसरी रिपोर्ट्स दे दी। इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था मोहिनी और वरुण को हम पर शक है और वो रिपोर्ट्स देखने ही आ रहे हैं? अनवी सवालिया नजरों से आर्यन को देखने लगी। हाँ, अगर हम उनसे मिले बिना ही चले जाते तो वो लोग शक के चक्कर में सच मान जाते, इसलिए मैंने रिपोर्ट्स अदला बदली कर यही उनके शक को दूर कर दिया। आर्यन ने अनवी की उलझन दूर की और फिर हल्की सी मुस्कान दे कहने लगा, मिस मेहरा, रिलैक्स हो जाइए, वो दोनों जा चुके हैं। मोहिनी और वरुण जैसे ही गाड़ी में बैठ जाने लगे तभी मोहिनी ने सुमित को फोन मिलाया और फोन पर ही वो भड़क गई। सुमित, क्या मैंने तुम्हें इसलिए काम पर रखा ताकि तुम मुझे ही प्रॉब्लम्स में डाल दो? क्या कहा तुमने? अनवी मिसेस राय सिंह की बात कर रही थी, जबकि अनवी तो सिर्फ वीकनेस के कारण हॉस्पिटल आई। मैम, मैंने अपने कानों से सुना, अनवी मैम ने 2-3 बार मिसेस राय सिंह का जिक्र किया था। सुमित झट से सफाई देने लगा। सुमित, मैं नहीं जानती तुमने क्या सुना और क्या नहीं। अगर अगली बार तुम्हारी वजह से मैं किसी प्रॉब्लम में आई तो उसी वक्त तुम्हें काम से निकाल दूंगी। अगर तुमसे काम नहीं हो रहा तो बता दो, मैं किसी और को रख लूंगी। मोहिनी सुमित को ही सुनाने लगी और फिर उसने गुस्से से फोन काट दिया। अनवी और आर्यन हॉस्पिटल से निकले ही थे, तभी वहां से आइसक्रीम वाला जाते हुए पुकारने लगा, आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। अनवी को झट से कुछ याद आया और वो कहने लगी, आर्यन, आइसक्रीम खाओगे? बंडी वाले से आइसक्रीम। आर्यन ने आइसक्रीम वाले की ओर देखा और मुंह बनाकर कहने लगा। आर्यन अब एक रिच बिजनेसमैन है और बंडी वाले से आइसक्रीम लेकर खाना उसे ठीक न लगा। आर्यन, आइसक्रीम तो आइसक्रीम होती है और बंडी वाले ने भी तो आइसक्रीम ध्यान से बनाई होगी ना। क्या तुमने पहले कभी बंडी से आइसक्रीम नहीं खाई? अपने बचपन में भी नहीं? अनवी का मन आइसक्रीम पर ठहर गया।
और बंडी वाले को आगे जाते देख वो कुछ उदास होने लगी। आर्यन ने बचपन की बात सुन हामी भर दी और अन्वी फट से आइसक्रीम वाले के पीछे जाते हुए कहने लगी, आइसक्रीम वाले भैया रुको। फिर अन्वी ने झट से कहा, भैया 2 मलाई कुल्फी देना। बंडी वाले ने अन्वी को 2 कुल्फी दी और अन्वी झट से एक कुल्फी आर्यन की ओर बढ़ा कहने लगी, आर्यन ये तुम्हारे लिए। आर्यन ने कुल्फी अभी पकड़ी ही अन्वी ने जल्दी से खानी भी शुरू कर दी और वो बच्चों की तरफ कुल्फी को मजे से खाने लगी। तभी आर्यन ने एक हाथ अपनी जेब में डाला और छूटे पैसे देने लगा। उसके पास कुछ 500 की नोट थी, इसलिए उसने 500 की नोट बंडी वाले को दे दी और बंडी वाले आइसक्रीम के पैसे रख बाकी लौटाने लगा। तभी आर्यन ने लेने से मना कर दिया, ये पैसे रख लो और कोई भी छोटे बच्चे आए आइसक्रीम खाने तो उन्हें फ्री में ही खिला देना। बंडी वाला फिर आगे चला गया, पर अन्वी का ध्यान तो सिर्फ आइसक्रीम पर था। जब अन्वी की आइसक्रीम हो गई तो आइसक्रीम से उसकी मूंछें बंद देख आर्यन हंसने लगा। अन्वी ने आर्यन को घूरा, तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या आज से पहले तुमने किसी को आइसक्रीम खाते नहीं देखा? आइसक्रीम खाते तो बहुत लोगों को देखा, पर आइसक्रीम से मूंछें बनते सिर्फ तुम्हें। आर्यन बोलते बोलते रुक गया और उसे याद आया रिया भी एक बार कॉलेज के बाहर आइसक्रीम खाने के लिए दौड़ी थी और फिर उसने भी आइसक्रीम खाते हुए मूंछें बना ली थी। इसी समय आर्यन के दिल में फिर एक अलग सा एहसास हुआ। हालांकि वो वजह समझ न पाया, पर आज अन्वी के मासूम चेहरे को देख उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। अन्वी झट से अपने रुमाल से आइसक्रीम पोंछने लगी, पर आइसक्रीम अभी भी लगी हुई थी। तभी आर्यन ने पूछा, मैं हेल्प कर दूं? अन्वी ने बस हाँ में सिर हिलाया और आर्यन रुमाल ले आइसक्रीम पोंछने लगा। आर्यन को इस तरह देख अन्वी के दिल में भी अजीब सा एहसास होने लगा। मोहिनी और वरुण मूवी देखने पहुंच चुके थे और दोनों आगे की सीट पर जाकर बैठ गए, पर वरुण का मन ना तो मूवी देखने का था और ना ही मोहिनी के साथ बैठे रहने का। वो मन ही मन आह भरने लगा, और कब तक मुझे ये सब नाटक करना होगा? मैं थक चुका हूँ मोहिनी को झेलते हुए। बस एक बार ये पेपर साइन कर दे, फिर मुझे इसके आगे पीछे घूमना नहीं पड़ेगा। तभी वरुण को अन्वी और आर्यन का ख्याल आया और वो सोचने लगा, काश अन्वी के साथ इस वक्त मैं होता तो कितना अच्छा होता। हर बार वो आर्यन पता नहीं कहाँ से टपक जाता है और उसकी चक्कर में मैं पीछे रह जाता हूँ। बस एक बार अन्वी मुझसे पट जाए, फिर तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी मेरी हो जाएगी और उस आर्यन को तो मैं अन्वी के आसपास फटकने भी नहीं दूंगा। मोहिनी काफी देर से वरुण को नोटिस कर रही थी और फिर मन ही मन कहने लगी, घर से निकलते वक्त तो कह रहा था आज मुझसे नजरें हटेंगी ही नहीं, और अब देखो मुझ पर जरा सा भी ध्यान ही नहीं है। वरुण, तुम मेरे सामने कितने भी झूठ बोल लो, पर मुझे धोखा देने की सोचना भी मत, वरना मुंह के बल गिर जाओगे और मैं बहुत जल्द यही प्रूफ करके भी दिखाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अन्वी जब घर पहुंची तो डिनर करते हुए मिस्टर मेहरा को बताने लगी, डैड, डॉक्टर का कहना है एक बार वो माँ का चेकअप कर ले, फिर ही पूरी तरह श्योर हो सकते हैं। ब्लड सैंपल की रिपोर्ट्स के आधार पर तो सिर्फ 50-50 चांस है कहा। अन्वी की आवाज में एक उदासी और दर्द मिला हुआ था, जिस कारण मिस्टर मेहरा तुरंत समझ गए अन्वी इस बात से कितनी दुखी है। मिस्टर मेहरा ने अन्वी के कंधे पर हाथ रख हिम्मत दी, बेटा हौसला रखो, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी माँ का इलाज भी सक्सेसफुल होगा और उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। बस शांत रहकर सोचो आगे क्या करना है, फिर ही कोई कदम उठाना। अन्वी फिर अपने रूम में जा कुछ देर तक सोचती रही कैसे अपनी माँ का चेकअप करवाए, और इसी बीच वो नींद की आगोश में चली गई। जब सुबह 6 बजे उसकी आंख खुली तो अन्वी कुछ ही देर में जॉगिंग करने निकल गई। जॉगिंग करते वक्त जब वो थक गई तो अपनी कमर को पकड़े लंबी लंबी सांसें लेने लगी और तभी उसका ध्यान एक पोस्टर पर गया। पोस्टर कुछ पुराना लग रहा था, पर उस पे लिखे शब्द अन्वी के होंठों पर मुस्कान ले आए और वो जल्दी से घर चली गई। अन्वी घर पहुंचकर उत्सुकता से डैड को आवाज लगाने लगी, डैड जल्दी बाहर आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। मिस्टर मेहरा अभी अपने रूम में सो रहे थे। अन्वी की आवाज सुनते ही वो नींद से जग गए और आंखें मसलते हुए बाहर हॉल में आए। तभी अन्वी ने मुस्कुरा कर कहा, डैड गुड मॉर्निंग। आपको पता है अभी मैं जॉगिंग के लिए गई तो मुझे एक आइडिया मिला है, माँ के इलाज के लिए हम भी मेडिकल कैंप लगवा सकते हैं ना। ऐसे में कई लोगों को मुफ्त में सेवाएं मिल जाएंगी और माँ का चेकअप भी हो जाएगा। मेडिकल कैंप लगवाने में कोई हर्ज नहीं है, ये तो एक पुण्य का काम है और तुम्हारे इस काम से न जाने कितने लोगों की दुआएं मिलेंगी, और क्या पता किसी की दुआ मिसेस राय सिंह को ठीक होने में मदद करे। वैसे भी कहते हैं ना, जहाँ दवा काम नहीं आती वहाँ दुआ असर कर जाती है। मिस्टर मेहरा को अन्वी का ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो डैड आपकी हाँ है? अन्वी ने फिर भी साफ साफ जानने के लिए पूछ लिया। ऑब्वियसली हाँ है, मैं क्यों मना करूंगा।
मिस्टर मेहरा की हाँ सुनकर अनवी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल झलक आई और वो खुशी से कहने लगी, फिर तो डैड नेक काम में देरी कैसी, मैं आज ही मेडिकल कैंप को लेकर तैयारियां शुरू करवा देती हूँ और कुछ डॉक्टर से भी मिलाऊंगी। फिर अनवी झट से अपने रूम में गई और जल्दी से तैयार होने लग गई। एक आइडिया ने अनवी के दिल को कई उम्मीदों से भर दिया और उसे ऐसे लगने लगा अब उसकी माँ का चेकअप भी हो जाएगा और फिर इलाज भी जल्दी हो जाएगा और मोहिनी को इस दौरान शक भी ना होगा। वहीं दूसरी ओर मोहिनी ऑफिस के लिए तैयार हुई और नाश्ता कर ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ ही देर में वो ऑफिस पहुंची और सारे स्टाफ मेंबर रोज की तरह उसे गुड मॉर्निंग विश करने लगे, पर मोहिनी हर किसी को भाव नहीं देती थी और सभी स्टाफ मेंबर को इग्नोर करते हुए वो केबिन में चली गई। मोहिनी के ऑफिस आते ही नंदिनी अलर्ट हो जाती, साथ ही कुछ परेशान भी, क्योंकि मोहिनी का मूड खराब रहा तो सबसे ज्यादा डांट तो उसे ही पड़ती। आखिर वो पर्सनल सेक्रेटरी जो ठहरी। पर आज नंदिनी पहले से ही उदास थी और मोहिनी के केबिन में जा मुंह लटकाए कहने लगी, मैम एक बुरी खबर है, आपको तो बताऊं। लोग सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करते हैं और तुम जब भी मेरे पास आती हो कोई बुरी खबर ही लेकर आती हो, अब क्या हो गया? मोहिनी को वैसे ही नंदिनी पर शक था और बुरी खबर सुनकर ही उसका मूड ऑफ हो गया। मैम वो मिस्टर बंसल है ना, उन्होंने। नंदिनी इस बात से डरी हुई थी। ये खबर सुनकर मोहिनी न जाने कैसे रिएक्ट करेगी, इसलिए उसने हकलाते हुए कहा। तभी मोहिनी का फोन रिंग करने लगा और फोन की स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश होने लगा उसे देख मोहिनी टेंशन में आ गई। नंदिनी आखिर सुबह सुबह कौन सी बैड न्यूज देने वाली थी और किसका नाम देख मोहिनी को टेंशन होने लगी। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी के फोन पर मिस्टर बंसल का कॉल आया था। मोहिनी ने मिस्टर बंसल का नाम देखते ही झट से फोन रिसीव किया। हेलो मिस्टर बंसल, बताइए कैसे फोन किया, कैसे हैं आप? सब ठीक तो है? मैं बस आपके बारे में ही सोच रही थी कि जल्दी ही हम अपने प्रोजेक्ट पर काम आगे बढ़ाएं। बंसल ने कुछ बेरुखी के साथ जवाब दिया। मिस मोहिनी, सब कुछ ठीक है और मैं भी ठीक हूँ, बस शायद कुछ देर बाद आपको कुछ ठीक ना लगे, अब कोई काम आगे नहीं बढ़ेगा। बंसल की ऐसी बात सुनकर मोहिनी ने आश्चर्य के साथ पूछा, पर हुआ क्या? क्या बात हो गई मिस्टर बंसल, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मिस मोहिनी, मैंने आपको सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि हमारे बीच जो डील हुई थी मैं उसे कैंसिल कर रहा हूँ। ये सुनकर मोहिनी शॉक्ड थी। उसने उकताते हुए पूछा, ये क्या कह रहे हैं मिस्टर बंसल, डील कैंसिल? पर हमारी तो सारी बात फाइनल हो चुकी थी, अचानक से आप ऐसा डिसीजन कैसे ले सकते हैं? आखिर हुआ क्या है? मैंने तो आपकी सारी शर्तें मानी थी, जैसा आपने कहा था उन शर्तों पर मैं काम करने के लिए तैयार थी। फिर? बंसल ने फिर अपनी बात रखी। मिस मोहिनी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूं। एक्चुअली मुझे अपनी ये डील किसी और के साथ फाइनल करनी है और इस वक्त मैं वही जा रहा हूँ। बस मैंने आपको अपना डिसीजन बताने के लिए कॉल किया था। गुड बाय। कहते हुए बंसल ने फोन कट कर दिया। मोहिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने आसपास देखा तो सामने बड़ी सी फाइलों का पुलिंदा लेकर नंदिनी खड़ी थी। मोहिनी अचानक अपनी कुर्सी से उठी और पैर पटकती हुई गुस्से में नंदिनी के सामने जा पहुंची। उसने नंदिनी की आंखों में देखकर पूछा, ये सब क्या चल रहा है? सेक्रेटरी के तौर पर आखिर तुम संभाल क्या रही हो? इस बारे में तुमने मुझे कोई भी खबर नहीं दी कि बंसल के मन में ऐसा कुछ चल रहा है? आखिर किस बात के पैसे दे रही हो तुम्हें? सैलरी तो हर एक तारीख को तुम्हें पूरी की पूरी चाहिए होती है और काम के नाम पर मस्ती करती रहती हो। नंदिनी संभल जाओ वरना। नंदिनी ने सहमते हुए कहा, आई एम सॉरी मैम, मैं बंसल के मन की बात कैसे जान सकती हूँ? और इससे पहले मार्केट में ऐसी कोई भी खबर नहीं आई थी कि बंसल आपके साथ डील कैंसिल करने वाला है। मैं कुछ भी नहीं कर पाई और ये डील कैंसिल हो गई। मैम, जहाँ तक रही सैलरी की बात, तो मैं पूरे 30 दिन तक बिना रुके रोज 10 घंटे काम करती हूँ, तो आप ऐसे कैसे कह सकती हैं? अच्छा, तो तुम अब मुझसे बहस करोगी नंदिनी? मेरा मूड बहुत खराब है, इस बात को यही खत्म करो, हम बाद में बात करेंगे। और नंदिनी को इग्नोर करते हुए मोहिनी यही सोच रही थी कि ये सब कैसे हो गया। वो मन में ही बुदबुदाई, मैंने तो मिस्टर बंसल की डील को लेकर झूठी खबर फैलाई थी अनवी और नंदिनी को टेस्ट करने के लिए, पर ये तो सच हो गया। अचानक ये सच कैसे हो गया? आखिर क्या वजह है कि बंसल ने डील कैंसिल की? मुझे इसकी सच्चाई तक पहुंचना ही होगा। मुझे बंसल के ऑफिस जाना होगा। हाँ, उनसे फेस टू फेस बात करूंगी, तभी ठीक से बात समझ आएगी। यहाँ अनवी रिपोर्ट्स के सिलसिले में 2-3 हॉस्पिटल के चक्कर लगा चुकी थी, जहां वो रत्ना के ब्लड सैंपल रिपोर्ट की सीक्रेटली टेस्ट करवा सके। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की बात करे,
यही सोचते हुए अस्पताल की सीढ़ियां उतरते वक्त वो अचानक आर्यन से टकराई और हमेशा की तरह एक बार फिर आर्यन ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों के मुंह से एक साथ निकला, आप यहाँ। अनवी संभल कर खड़ी हुई और अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, मिस्टर मलिक, आप हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? और मुझे समझ नहीं आता कि आप कैसे अचानक मुझे थामने के लिए चले आते हैं। आर्यन ने भी तुनक मिजाजी के साथ कहा, क्या मतलब है आपका मिस अनवी? मैं आता हूँ। एक तो मैंने आपको बचाया, ऊपर से मुझे ही ताना मार रही हैं। आई एम सॉरी, बट अगर आपको लगता है कि मैं आपकी निगरानी कर रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास और भी सैकड़ों काम है करने के लिए। वो तो मैं बस यहाँ कैंप के सिलसिले में बात करने आया था। अनवी अपनी ही बात पर कुछ झेप गई। उसने खुद को रिलैक्स किया और कहा, कैंप के बारे में? पर आपने मुझे तो बताया भी नहीं। आर्यन ने भी अपना कोट ठीक करके कहा, मिस मेहरा, अभी फाइनल कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं कैंप के बारे में सर्च कर रहा था तो इस अस्पताल तक भी आ गया। यहाँ के कुछ डॉक्टर भी कैंप में बैठने वाले हैं। मैं सोच रहा था कि आपको इस बारे में बता दो, बट इतनी जल्दी में था कि मैंने सोचा पहले मैं खुद ही देखता हूँ। सुना है इस अस्पताल में काफी टैलेंटेड डॉक्टर हैं, अच्छा एक्सपीरियंस है उन्हें, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ के कुछ डॉक्टरों को कैंप के लिए बुला लिया जाए। अनवी ने आर्यन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, मुझे भी यह हॉस्पिटल ठीक लगा। एक्चुअली मैं माँ की रिपोर्ट लेकर आई थी। वैसे आपका आइडिया सही है, लेकिन हमें डॉक्टर से बात करनी होगी, उनको सब समझाना होगा। यस मिस मेहरा, हम अभी इस बारे में उनसे बात कर लेते हैं। मिस्टर मलिक, पर डॉक्टर हमारी बात आसानी से मानेंगे? मिस मेहरा, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। जब सारी सच्ची रिपोर्ट डॉक्टर के सामने आएंगी तो उन्हें मानना ही होगा। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और इसके साथ ही दोनों हॉस्पिटल में कैंप के लिए डॉक्टर से बात करने लगे। यहाँ मोहिनी मिस्टर बंसल के ऑफिस आ गई थी। उसने बंसल की सेक्रेटरी से कहा, सेक्रेटरी, मिस्टर बंसल से कहना मोहिनी राय सिंह उनसे मिलने आई है, एक अर्जेंट डील के बारे में बात करनी है। सेक्रेटरी मिस्टर बंसल के ऑफिस में गई और वहां से बाहर निकलकर बताया, मैम आपको वेट करना होगा, अभी सर बिजी हैं। व्हाट हैपेंड? मोहिनी राय सिंह को वेट करना होगा? तुमने जाकर बताया तो है कि उनसे मिलने कौन आया है? यस मैम, मैंने बताया है। आई एम सॉरी, आपको वेट तो करना ही होगा, सर अभी बिजी हैं। इस वक्त कुछ भी कहना ठीक नहीं था। एक कड़वा घूंट पीकर मोहिनी चुप रह गई और बैठकर बंसल का वेट करने लगी। कुछ देर बाद मिस्टर बंसल बाहर निकले तो मोहिनी झट से उनके पास पहुंची और पहला सवाल यही किया, मिस्टर बंसल, आपने डील कैंसिल कर दी मुझसे बात किए बिना ही? डायरेक्ट मुझे फोन करके बताया, आखिर क्या वजह है? आप ऐसे कैसे बिना इन्फॉर्म किए डील कैंसिल कर सकते हैं? बंसल ने ध्यान से मोहिनी को देखते हुए कहा, मिस मोहिनी, तुमने मेरी डील को लेकर झूठी खबरें क्यों फैलाई ये तो मैं नहीं जानता, पर वो तो जायसवाल साहब ने मुझे बता दिया और मैंने डील कैंसिल कर दी, वरना आप झूठी अफवाह फैला क्या क्या करने वाली थी कौन जानता है। जब काम की शुरुआत ही झूठ से हो तो भला उस काम में सक्सेस कैसे मिल सकती है? आपने मार्केट में खबर फैलाई कि हमारी डील कैंसिल हो चुकी है। मैं शॉक्ड था ये सुनकर, पर अब मैं झूठ के बेस पर किसी भी काम की शुरुआत करना नहीं चाहता। जब आपने मान ही लिया कि डील कैंसिल है तो इट्स ओके, इसे फाइनली कैंसिल ही कर देते हैं। और सॉरी, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। इतना कहते हुए मोहिनी के जवाब का इंतजार किए बिना मिस्टर बंसल बाहर चले गए। वरुण अपनी ही बातों में बुरी तरह उलझा हुआ है, फंसा हुआ है। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो कैसे सारी चीजों को हैंडल करे, कैसे मोहिनी को समझाए, कैसे उसकी प्रॉपर्टी अपने अंडर ले, कैसे अनवी को पटाए। कितनी सारी बातों से वरुण बुरी तरह परेशान है। तभी अचानक वरुण के एक दोस्त का फोन आया और उसने हंसते हुए कहा, और कैसा है तू? वरुण ने झुंझला कर कहा, हाँ ठीक हूँ, तू बता कैसे फोन किया? वरुण यार, तू दोस्त है, क्या तुझसे बात नहीं कर सकता? देख, मेरे पास तेरी बकवास के लिए वक्त नहीं है, मैं बहुत टेंस हूँ, सीधे सीधे बोलना क्या काम है। दोस्त ने अपनी बात पर जोर देकर कहा, अबे तुझे याद दिलाने के लिए फोन किया था कि तू अपनी शर्त तो समझ हार ही गया। वरुण ने एक बार फिर पूछा, क्या मतलब, तू कहना क्या चाहता है? यही तूने शर्त लगाई थी ना कि अनवी मेरा कुछ दिनों बाद तेरी कार में तेरे साथ घूमती हुई नजर आएगी, पर यहाँ तो मुझे नजर कुछ और ही आ रहा है। वरुण ने संभल कर फोन पकड़ते हुए कहा, क्या नजर आ रहा है? तू सीधे सीधे बोलना, कहना क्या चाहता है? यार वरुण, मैं तुझे याद दिला रहा हूँ कि तूने मुझसे शर्त लगाई थी। तुझे शर्त अच्छी तरह से याद तो है? याद है, और शर्त मैं ही जीतूंगा। वरुण, अगर तुझे शर्त जीतने की इतनी ही फिक्र होती तो उसके लिए कोशिश करता हुआ नजर आता।
मुझे तो यहाँ पासा उल्टा ही पड़ने वाला लग रहा है। लगता है कि अनवी तेरी जगह उस आर्यन मलिक से इम्प्रेस हो रही है। अब तू मेरे नाम का चेक तैयार रख, क्योंकि कुछ देर पहले ही मैंने उसे हॉस्पिटल में आर्यन मलिक के साथ देखा। क्या? ये सुनकर वरुण फोन काट देता है और सोचने लगता है कि अनवी अस्पताल में क्या कर रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, दोनों डेट के लिए तो हॉस्पिटल बिल्कुल नहीं जाएंगे। जरूर कोई बात होगी, मुझे जाकर देखना ही होगा। बंसल के ऑफिस में मोहिनी दंदनाती हुई अपने ऑफिस पहुंचकर नंदिनी पर बरसती हुई पूछेगी, नंदिनी, क्या मैं पूछ सकती हूँ मिस्टर जायसवाल तक किसने खबर पहुंचाई मिस्टर बंसल की डील को लेकर, और मिस्टर बंसल को बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने डील कैंसिल ही कर दी? नंदिनी घबरा कर जवाब देगी, मैम, आपने ही तो कहा था कि हेल्प के लिए जिससे हो सके पूछ ले, और जायसवाल साहब मिस्टर बंसल के काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए मैंने उनसे हेल्प लेने की कोशिश की थी। ये सुनकर मोहिनी आग बबूला हो उठी। नंदिनी, तुम अपना काम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं कर रही हो। अगर कभी मैं बिजी हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या करना है, तो मैंने तुम्हें किस लिए रखा है? मुफ्त की रोटियां तोड़ने? तुम्हारा काम है कि तुम उस बात को संभालो, मेरे बारे में, ऑफिस के बारे में सही डिसीजन लो। बट नो, तुम्हारा दिमाग आजकल पता नहीं कहाँ रहता है। ऑफिस की प्रॉब्लम को हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना चाहिए, प्रसाद की तरफ बांटते नहीं फिरते कि जाकर तुम मिस्टर जायसवाल से हेल्प लेने लगी। देख लिया नतीजा क्या हुआ? और ये सब सोचकर मोहिनी का दिमाग खराब हो रहा था। वो बड़बड़ाए जा रही थी कि मैंने झूठी खबर फैलाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। ना मैं नंदिनी के सामने ये बात कहती, ना मिस्टर जायसवाल तक ये बात पहुंचती, और ना ही बंसल डील कैंसिल करते। पर मुझे लगता है कहीं न कहीं इन सब की जड़ तो अनवी ही है, क्योंकि मैंने अनवी और नंदिनी को चेक करने के लिए ही झूठी खबर फैलाई थी और मैं ही इसमें फंस गई। पता नहीं मुझे कभी कभी क्यों लगने लगता है कि अनवी मेहरा मेरी जिंदगी में राहु केतु बनकर आई है। जब भी मेरे आसपास कुछ बुरा होता है, उसमें अनवी जरूर इन्वॉल्व रहती है। पर क्या करूं, इतनी बड़ी डील जो इसके साथ साइन की है, इसलिए कुछ कर भी नहीं सकती। अब उस बंसल से मुझे अपना दिमाग हटाना ही होगा और आगे अपने काम पर फोकस करना होगा। मोहिनी इन सारी बातों में बुरी तरह उलझी हुई थी। ना चाहते हुए भी कोई ना कोई काम उससे इग्नोर होता ही जा रहा था। एक पकड़ती तो दूसरा छूट जाता, दूसरे को पकड़ने की कोशिश करती तो तीसरा छूट जाता। तभी मोहिनी को घर से किसी नौकर का फोन आया और उसने मोहिनी से कुछ कहा। उसकी पूरी बात सुनकर एक बार मोहिनी फिर परेशान हो उठी और गुस्से में कहा, केयर टेकर को किसने कहा उन्हें बाहर ले जाने के लिए? यहाँ एक परेशानी खत्म नहीं होती और दूसरी पहले आ जाती। आखिर ऐसी क्या खबर मिली मोहिनी को रत्ना जी को लेकर कि वो इतना परेशान हो उठी? कहीं ऐसा तो नहीं कि नर्स के साथ मिलकर अनवी ने पर्दाफाश कर दिया हो? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोहिनी ने फोन पर जैसे ही खबर सुनी, वो जल्दी से ऑफिस से निकल गई और तेजी से गाड़ी चलाते हुए बड़बड़ाने लगी, इन केयर टेकर का क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले वाली केयर टेकर बुढ़िया को बाहर ले गई और उसे काम से निकाल दिया, तो ये दूसरी वाली तो उससे भी 4 कदम आगे निकली। पता नहीं उस बुढ़िया को लेकर केयर टेकर कहाँ फिर रही होगी, और ऊपर से मेरे पास उसका नंबर भी सेव नहीं है। मोहिनी को केयर टेकर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो अपना सारा गुस्सा गाड़ी तेज चला निकालने लगी। मुझे ऐसा लगता है मैंने उस रिया की माँ को जिंदा रखकर ही गलती कर दी। अगर रिया को मारते वक्त ही उसे भी मार देती तो बेटी के साथ माँ का क्रियाक्रम भी हो जाता और जान छूटती। उस वक्त मेरा नाम चर्चाओं में भी ना था, पर अब उस बुढ़िया को मार डाला तो अनेकों लोग सवाल करेंगे। पहले ही बिजनेस को लेकर काफी टेंशन हो रही है, ऐसे में मुझे जेल जाने का कोई शौक नहीं। मोहिनी को लगने लगा अगर अब वो मिसेस राय सिंह को मारेगी तो लोगों के सवाल जवाब के चक्कर में फंस भी सकती है। पहले उसकी पहचान सिर्फ मोहिनी राय सिंह के नाम से थी, जिसका ना तो बिजनेस था और ना ही कोई चर्चा होती। पर रिया को मारने के बाद मोहिनी ने रिया की हर चीज पर अपना राज जमा लिया और राय सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन बन बैठी। ऐसे में अब उसकी पहचान और रुतबा था। भले ही उसकी इंडस्ट्रीज में लॉस ज्यादा हो रहे थे, पर राय सिंह इंडस्ट्रीज तो हमेशा से ही चर्चाओं में रहते आई है। और वो जैसे ही घर पहुंची, तेजी से घर के भीतर गई और गुस्से से चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, केयर टेकर कहाँ मर गई, किसी को पता है? उस केयर टेकर ने किसी को नहीं बताया वो कहाँ जा रही है? नो मैम, तुरंत एक नौकर ने सिर झुकाकर जवाब दिया। मोहिनी फिर गार्ड को घूरने लगी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था वो बुढ़िया घर से बाहर जानी नहीं चाहिए, तुम्हारे रहते वो कैसे बाहर गई? क्या मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने यहाँ बैठा रखा है? मैडम, मैं उस वक्त चाय पीने पास में ही गया था, अगर मुझे पता होता 5-10 मिनट में ऐसा कुछ हो जाएगा तो
गार्ड झट से सफाई देने लगा। चाय माय फुट, अगर आज कोई गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगी, फिर पूरी लाइफ चाय पीते रहना। और उस केयर टेकर को तुम ही लाए थे ना, अगर उस केयर टेकर ने कुछ भी ऐसा किया जिस कारण मैं प्रॉब्लम में फंसी तो याद रखना, उस केयर टेकर के साथ तुम्हारा भी वो हाल करूंगी कि दोनों की रूह कांप उठेगी। मोहिनी फिलहाल अपनी भड़ास निकालने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके पास ना तो केयर टेकर का नंबर था और ना ही कोई पता। कुछ ही देर में केयर टेकर मिसेस राय सिंह को लेकर वापस आई और मिसेस राय सिंह का चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था। मोहिनी की नजर जैसे ही केयर टेकर पर गई वो बरस पड़ी। तुम्हें अक्ल वक्ल है या नहीं? किससे पूछकर तुम इन्हें बाहर ले गई और कहाँ ले गई थी? मैडम, मैं तो बस इनको लेकर घर के पीछे ही गया और थोड़ी देर टहलाकर वापस ले आया। हमको पता है आप किस बात से परेशान हैं, लेकिन हमने पहले ही बंदोबस्त कर रखा था। देखिए, इनका चेहरा ढका हुआ है, ऐसे में कोई देख लेता तो भी पहचान नहीं पाता इनको। केयर टेकर की बातें और मिसेस राय सिंह की ओर देख मोहिनी को कुछ सुकून मिला, पर अभी भी वो काफी गर्म थी और पूछने लगी, तुम इनको लेकर बाहर गई ही क्यों? मैडम, ये औरत रूम के अंदर शोर शराबा कर रहा था और कह रहा था इनका दम घुट रहा है एक ही कमरे में रह रहकर। फिर ये रो रो कर हमारा दिमाग खराब करने लगा, इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाना ठीक समझा। और देखिए, बाहर जाकर ये एकदम शांत हो गया। केयर टेकर असल में मिसेस राय सिंह को जल्दी ठीक होने में मदद कर रही थी और कुछ देर बाहर घुमाने ले गई थी, पर मोहिनी को गर्म कुकर की तरह सीटी बजाते देख वो हर बात का ऐसे जवाब देने लगी कि मोहिनी के पास भड़कने की वजह ही ना बचे। इस बुढ़िया को बड़ी घुटन हो रही है ना, इसकी घुटन तो मैं निकालती हूँ। आज इस तरह घुटन निकालूंगी, अगली बार रोज रोज का चूंचे नहीं करेगी। मोहिनी ने मिसेस राय सिंह का जोर से हाथ पकड़ा और अपने साथ ले जाने लगी। तभी गार्ड ने दरवाजे पर किसी लड़की को देख कहा, मैम आप। गार्ड की आवाज सुनते ही मोहिनी पलट कर देखने लगी और अन्वी को दरवाजे पर देख मोहिनी घबरा गई। मोहिनी ने केयर टेकर को कहा, तुम माँ को रूम में ले जाओ और आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में आकर चेक करूंगी। केयर टेकर झट से समझ गई अन्वी के सामने मोहिनी कैसे बात बदलने लगी और केयर टेकर मिसेस राय सिंह को रूम में ले जाने लगी। मोहिनी ने अन्वी की ओर आगे बढ़कर पूछा, अन्वी, अचानक तुम यहाँ? क्यों, मैं अचानक नहीं आ सकती? या मेरे आने से तुम्हें खुशी नहीं हुई? अन्वी जान चुकी थी मोहिनी उसकी माँ के साथ क्या करने वाली थी, पर वो चाहकर भी अभी कुछ नहीं कर सकती थी। अरे वो बात नहीं, आओ ना अंदर, दरवाजे पर ही ठहरी रहोगी क्या? अचानक अन्वी के आ जाने पर मोहिनी को बिल्कुल भी अच्छा ना लगा, पर वो अन्वी को दरवाजे से भेज भी तो नहीं सकती। तुम जाकर अन्वी के लिए जूस ले आओ, मोहिनी ने एक नौकर को ऑर्डर दिया। तभी अन्वी झट से कहने लगी, जूस की जरूरत नहीं, मैं बस कुछ बात करने आई हूँ। मोहिनी, क्या हम बात कर ले? हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? मोहिनी ने अन्वी को सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद उसके सामने सोफे पर बैठ गई। मोहिनी, मैंने सोचा क्यों ना हम एक मेडिकल कैंप लगवा दें, इस बहाने अनेकों लोगों को सेवाएं भी मिल जाएंगी और जरूरतमंदों की मदद हो जाएगी ना। अन्वी ने अभी इतना ही कहा, उतने में मोहिनी सोच में पड़ गई। कहीं मेडिकल कैंप के बहाने अब ये अन्वी फिर कोई चैरिटी तो करवाने नहीं आई? वैसे भी इसका क्या भरोसा, इसके पास तो पैसों का ढेर है ना, इसलिए पैसे लुटाने में कोई दिक्कत नहीं। पर मैं इसकी चक्कर में बार बार अपने पैसे कहीं नहीं लगाऊंगी। यहाँ मैं इतना मेहनत कर पैसा कमाती हूँ, इसलिए कि वो गरीबों को दान में लुटा दूं। मोहिनी, मैं ये कहने आई थी कि तुम भी अपनी माँ को इस कैंप में ले आओ। तुम लेकर आओगी ना उन्हें? अन्वी को वैसे तो पता था मोहिनी ना में ही जवाब देगी, फिर भी वो पूछने लगी, पर मेरी मॉम को वहाँ ले जाने की जरूरत ही क्या है? मैंने पहले ही उनका चेकअप करवाया है और अभी उनकी मेडिसिन चल रही है और घर पर केयर टेकर भी है जो उनका अच्छे से ध्यान रखती है। मोहिनी ने सीधे से मना न कर इनडायरेक्टली मना कर दिया। मोहिनी, मैं जानती हूँ तुम अपनी माँ का बहुत ख्याल रखती हो, बहुत सोचती हो उनके बारे में, पर हम जैसे लोग अपने किसी फैमिली मेंबर को कैंप में लाएंगे तो तभी दूसरों को भरोसा होगा ना, वरना कई लोगों को लगता है मेडिकल कैंप के नाम पर कुछ गलत मेडिसिन दी जाती हैं वगैरह वगैरह। तुम सिर्फ कुछ देर के लिए तो आंटी को ला सकती हो ना। अन्वी को पता था मोहिनी चेकअप तो हरगिज नहीं करवाएगी, पर मीडिया के सामने दिखावे के लिए वो मिसेस राय सिंह को साथ लाने मान जाएगी। मोहिनी कुछ देर सोचती रही और फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, ठीक है, मैं माँ को लेकर आ जाऊंगी, पर वहाँ मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती। एंड यू नो ना, मॉम की हालत बार बार खराब हो जाती है, जैसे मेरी बर्थडे पार्टी में हुई थी, इसलिए प्लीज ज्यादा देर रुकने मत कहना। ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा देर रुकने नहीं कहूंगी। अन्वी को लगा उसका काम हो गया और वो स्माइल दे झट से निकल गई।
एक हफ्ते बाद मेडिकल कैंप को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी थी और आज वो दिन था जब कैंप लगने वाला था। सुबह से ही अनेकों लोग कैंप के हर रूम में अरेंजमेंट कर रहे थे। वहीं अनवी तैयार होकर मिस्टर मेहरा से कहने लगी, डैड मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप भी रेडी हो तो चले हम? हाँ हाँ तैयारी हूँ मैं, पर तू वहाँ सावधानी से रहना, मोहिनी को जरा सा भी शक न हो हम क्या कर रहे हैं। मिस्टर मेहरा फिर अनवी को सतर्क करने लगे। डैड मैं कुछ नर्वस हो रही हूँ, हमने सब कुछ तो प्लान कर रखा है और माँ का चेकअप हो गया तो फिर रिपोर्ट्स भी मिल जाएगी और सब क्लियर हो जाएगा, पर जल्दबाजी में माँ को कोई गलत इंजेक्शन लग गया या मेडिसिन में गड़बड़ हुई तो मैं खुद को माफ नहीं कर सकती। अनवी को इस बात का डर था, जल्दबाजी में चेकअप के दौरान वो अपनी माँ के साथ कुछ गलत न कर दे। बेटा कुछ गलत नहीं होगा, ये सब बेकार की बातें मत सोचो, वैसे भी तू भला अपनी माँ को कोई नुकसान पहुंचा सकती है? नहीं ना, चल अब जल्दी से, सब अच्छा ही होगा। मिस्टर मेहरा अनवी को हिम्मत देने लगे और गाड़ी की तरफ बढ़ गए। दूसरी ओर मोहिनी रेडी हो वरुण को फोन करने लगी। वरुण ने जैसे ही फोन रिसीव किया, मोहिनी ने पूछा, वरुण तुम आ रहे हो ना मेडिकल कैंप में? सॉरी मोहिनी, पर मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए आज मैं साथ नहीं आ पाऊंगा। वरुण ने सीधे बिजी होने का बहाना बना फोन काट दिया और फिर खुद में बड़बड़ाने लगा, कैंप में जाकर भी मैं क्या करूं, उस रिया की माँ को लेकर साथ घूमूं, इससे अच्छा मैं वहां जाऊं ही नहीं। मोहिनी वरुण से बात करने के बाद केयर टेकर को समझाने लगी, कैंप में तुम्हें ही इनका ध्यान रखना है, वहाँ कई बड़े बड़े लोग भी आएंगे तो मेरा उनसे मिलना जुलना होगा। इस बीच तुम एक सेकंड के लिए भी इनको अकेले नहीं छोड़ोगी और ध्यान रहे इनका वहाँ कोई चेकअप नहीं होना चाहिए। मोहिनी को डर था अगर मिसेस राय सिंह का चेकअप हुआ तो उसके खिलाई मेडिसिन का राज खुल जाएगा और सबकी नजरों में वो गिर जाएगी, इसलिए वो बस दिखावे के लिए वहां जाकर वापस आ जाने वाली थी। अनवी और मिस्टर मेहरा जैसे ही कैंप में पहुंचे उनका वेलकम होने लगा। आर्यन भी तभी पहुंचा और वो अनवी से मिलकर बात करने लगा। अनवी मैंने सब कुछ प्लान के मुताबिक कर रखा है, पर मिसेस राय सिंह आ तो जाएंगी ना? मोहिनी लास्ट मोमेंट पर उन्हें साथ लाने से मना तो नहीं करेगी ना? इसी समय मिस्टर मेहरा की नजर मोहिनी पर गई और वो कहने लगे, वो तो आ चुकी है, अनवी जाकर भाषण दो और मोहिनी का उदाहरण दे मिसेस राय सिंह को मीडिया के सामने ले जाओ। अनवी फिर मंच पर जाम मेडिकल कैंप को लेकर छोटा सा भाषण दे कहने लगी, यहाँ के डॉक्टर काफी एक्सपीरियंस हैं, इसलिए यहाँ न सिर्फ छोटे घराने के लोग आए हैं बल्कि बड़ी बड़ी हस्तियां भी आई हैं। जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, राय सिंह इंडस्ट्रीज की मालकिन मोहिनी राय सिंह अपनी मॉम मिसेस राय सिंह को लेकर आई हैं उनकी आंखों का चेकअप करवाने। अनवी के इतना कहते ही मोहिनी भी झट से मीडिया के सामने चली गई और मिसेस राय सिंह का हाथ पकड़कर ऐसे दिखाने लगी मानो उसे वाकई मिसेस राय सिंह की बहुत फिक्र हो। अनवी ने फिर धीरे से आर्यन को इशारा दिया और आर्यन के कहने पर एक कर्मचारी जूस का ग्लास रखी ट्रे लेकर अनवी और मिस्टर मेहरा की ओर बढ़ते हुए जानबूझकर मोहिनी से टकराया और मोहिनी का ड्रेस खराब हो गया। तुम अंधे हो क्या, मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी। मोहिनी को अपनी ड्रेस की हालत देख उस कर्मचारी पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर फिर आसपास मीडिया और बाकी सबको देख मोहिनी झट से ड्रेस साफ करने चली गई। मोहिनी के वहां से जाते ही अनवी ने केयर टेकर को इशारा किया और मिसेस राय सिंह को रूम में ले जाने कहा। मिसेस राय सिंह को चेकअप के लिए ले गए। तभी अनवी ने केयर टेकर को सब समझा दिया और अनवी मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे भगवान माँ का चेकअप ठीक से हो जाए और रिपोर्ट्स में सब नॉर्मल हो। मोहिनी 10 मिनट बाद जैसे ही ड्रेस साफ करके आई, केयर टेकर को अकेले देख पूछने लगी, मिसेस राय सिंह कहाँ हैं? मैडम उनको तो चेकअप के लिए ले गया। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वो डॉक्टर कहने लगा ये मिसेस राय सिंह है और सबसे पहले इनका ही चेकअप होगा। अब मैं सबके बीच कैसे कुछ बोलता, और आप भी आना ही था। केयर टेकर मजबूर होने का नाटक करने लगी। ओह नो, अगर उस बुढ़िया का चेकअप हो गया तो डॉक्टर को पता चल जाएगा मैंने उसे कौन कौन सी मेडिसिन खिलाई और मेरा भांडा फूट जाएगा, साथ ही शरीर पर जो घाव है वो भी दिख जाएंगे। अब क्या करूं, कैसे रोकूं ये सब? मोहिनी घबरा गई और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। इसी वक्त एक औरत मोहिनी से टकराई और सॉरी बेटा कहने लगी। मोहिनी उस औरत पर चिल्लाने लगी, सॉरी बेटा कह देने से क्या होगा, पहले एक ने ड्रेस खराब कर दिया और अब आप मुफ्त का इलाज करवाने के लिए सबके सब मरे जा रहे हैं। मोहिनी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन उस औरत पर निकालने लगी। तभी औरत के पीछे खड़े शख्स को देखकर उसकी बोलती बंद हो गई और उसका चेहरा असमंजस से भर गया। वो मन ही मन बुदबुदाई, कहीं ये औरत। आखिर किसे देखकर मोहिनी की बोलती बंद हो गई।
क्या मोहिनी मिसेस राय सिंह का चेकअप रोक पाएगी या आज उसका भांडा फूट जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए रिश्ता रिवेंज का, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।